अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद। एक खूबसूरत सा कंप्लीट नावल आप सबके लिए जिसका नाम है सरफरोश सी मोहब्बत। राइटर हैं अंबरीन अब्दाल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलते हैं कहानी की तरफ। सरमा की पहली बर्फ़बारी का आगाज़ हो चुका था। वो जाने कब बार से निकलकर धीरे धीरे चलता सड़क किनारे मौजूद इस बेंच पे आ बैठा था। इससे कुछ फासले पे नस्त पूल की मध्यम रोशनी बमुश्किल इसके पास पहुंच रही थी। लम्हा लम्हा भीगती रात गहरी होती जा रही थी और बाहर फैले गंभीर सन्नाटे की मानिंद इसके अंदर सन्नाटा भी फैलता जा रहा था। पछतावे के नाग बार बार इसे डस रहे थे। यादों का शोर इतनी तेज़ी से उठा कि वो बेख्तियार अपने दोनों घुटनों को जोड़े, अपनी कोहनियों को इन पे टिकाए, कानों पे हाथ रखकर बैठता गया। कोई हंसा और हंसता ही चला गया, और ये हंसी किसी और की नहीं बल्कि इसकी अपनी थी। वो खुद पे हंस रहा था। आर यू मैट? इसके करीब से गुजरते इस कपल ने हैरानी से संगी बेंच पर बैठे शख्स के करीब से गुजरते हुए कहा। बेंच पे बैठे शख्स ने तेज़ी से सर उठाया। वो अफ्रीकन जोड़ा था जो आंखों में हैरत लिए इसे इतने इत्मीनान से खुले आसमान तले बैठे देखकर इसके करीब रुका था। फिर अगले ही लम्हे वो दोनों लड़का लड़की लापरवाही से कंधे उचकाते आगे बढ़ गए। वो ज़ेरे लब बोला, यस आई एम मैट। अखरोट के खौल की मानिंद इसका मजबूत वजूद चटकने लगा था। सहराई आंखों की ज़मीन पर नामहसूस सी नमी उभरने लगी। चेहरे के सर्द तासुरात में हिद्दत घुलने लगी थी। हाँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल था और शायद मज़ीद पागल हो जाऊँगा, इसने कहते हुए अपने सर को उठाया और गर्दन को पीछे की तरफ गिरा दिया। आंखों के गोशे नम हुए। दर्द इतना बढ़ा कि आंखों से गर्म सयाल मादा निकलकर इसकी कनपटियों से होता हुआ बालों में गुम हो गया। इसकी याद मुझे मार डालेगी। मैं इसे याद करना नहीं चाहता, तो फिर वो मुझे क्यों याद आती है? जो होना था वो हो चुका। ये अव्वल रोज़ से तय था, मगर फिर ये जो मेरे साथ हो रहा है ये तो तय नहीं था। मुझे जो चाहिए था मैंने वो सब हासिल कर लिया, तो फिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ? वो बुड़बुड़ाते हुए सीधा होकर बैठा। अपने चेहरे पे मौजूद बर्फ़ को दोनों हाथों से साफ़ करने लगा। इसके हाथ तेज़ी से हरकत कर रहे थे कि यकदम रुक गए। भूरी दो आंखों पे मौजूद लंबी पलकों को उठाया गया था, जिनमें नमी नहीं थी, हैरत थी, इस्तजाब था। वो खुद भला यहाँ कब था? इसकी रूह तो हज़ारों मील दूर इस आलीशान घर के ड्राइंग रूम में थी, जहाँ कीमती फर्नीचर बड़ी शान से रखा हुआ था। दुनिया भर के नायाब डेकोरेशन पीस बड़ी शान से सजाए गए थे। दीवारों पे भारी पर्दे गिरे हुए थे। मगर इस वक्त इस ड्राइंग रूम में मौजूद कोई भी नफूस किसी भी चीज़ की तरफ मुतवज्जा नहीं था। किसी एक के चेहरे पे फातहाना मुस्कुराहट आवेज़ा थी, तो दूसरे के चेहरे पे सब कुछ पा लेने की चमक, जबकि इन दोनों के बीच वो तीसरा चेहरा हैरत से फातहाना चेहरे की तरफ मुड़ता तो कभी अपने पास खड़े शख्स की तरफ। वो दोनों शख्स मुतमईन थे। जो चाहा, जिसे चाहा वैसा ही तो हुआ था। और वो तीसरा जिसके चेहरे का रंग बार बार बदल रहा था, इसके चेहरे पे कभी तारीकी बढ़ जाती तो कभी हैरत सर उठाने लगती, कभी चेहरे पे कर्ब के तासुरात बिखर जाते। आई एम सॉरी, इसने इसके चेहरे पे नज़र डालते हुए कहा और झुक कर टेबल से इन चीज़ों को समेटने लगा जो इसे इसकी खिदमात की इवज़ मिली थी। ब्लैंक चेक और पासपोर्ट टिकट उठाकर इसने अपनी जेब में रखा। सर को हल्का सा खम देकर सामने खड़ी औरत से इजाज़त तलब की। गरूर से तनी गर्दन इसी तरह तनी रही। फ़क्त अबरू के इशारे से इसे जाने का इशारा किया गया। इस बार इसने हैरत ज़दा पत्थर बनी लड़की की तरफ देखने से गुरेज किया और बैरूनी दरवाजे की सिमत बढ़ गया था। इसे उम्मीद नहीं थी वो इतनी आसानी से इस बंगले से निकल आएगा, मगर वो निकल आया था। इस बंगले से भी, इसकी ज़िंदगी से भी। मगर सर्द हवा की लहर चली और सोचों में घिरे शख्स को कपकपाने पर मजबूर कर गई। मैं तो आ गया था, मगर मेरा दिल बेख्तियार इसका एक हाथ अपने सीने के बाएं जानिब आन ठहरा। इसने अपने दिल की धड़कन को सुनने की कोशिश की, महसूस करने की कोशिश की, मगर इसे यूं लगा वो बिना दिल के है। इसके पहलू में दिल तो था ही नहीं। वो बेख्तियार ही घबरा कर उठा। मुझे इसे याद नहीं करना, मुझे कुछ भी याद नहीं करना। वो माजी था, वो बीत चुका है। मैं सब कुछ भुला चुका हूँ, मैं इसे भी भूल चुका हूँ। मैं इसे अब कभी भी कुछ भी याद नहीं करूँगा। मैंने कभी इससे मोहब्बत ही नहीं की थी। वो बुड़बुड़ाता हुआ अपनी हुड की कैप को सर पे लेने लगा। मोहब्बत नहीं की थी क्या? वाकई तुमने इससे मोहब्बत नहीं की थी? कोई इसके करीब चिल्लाया। इसने सरासीम की नज़रों से अपने इर्द गिर्द देखा।
वहाँ कोई नहीं था। अगर कोई नहीं था तो फिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? इसने गर्दन को घुमाकर अपने अकब में देखा तो इसे लगा वो अब सांस नहीं ले पाएगा। वो जो भी था बिल्कुल इसके जैसा था, एक जैसी कद्दो कामत, नक्शो निगार, यहाँ तक कि वो इसी के जैसे लिबास में था। गौर से देखने पे इसे महसूस हुआ वो तो कोई और नहीं बल्कि ये तो वो खुद है। तुमने मुझे मारने की बहुत कोशिश की, मगर शायद ये तुम्हारे बाप की हलाल कमाई का असर था। तुम बहुत चाह कर भी मुझे मार नहीं सके, ज़मीर को मुर्दा नहीं कर पाए। ये रिज़्क़ हलाल की बरकत है जो तुम्हें ज़मीर की खलिश में मुब्तला किए हुए है। तुम्हें क्या लगता है तुम सारी दुनिया से छुप जाओगे तो तुम्हारा असल चेहरा दुनिया से छुप जाएगा? कभी नहीं। दुनिया असल को पहचान पाए या ना पहचान पाए, मगर अपने दिल और ज़मीर से तुम अपना असल कभी भी नहीं छुपा सकते। हाँ, तुमने इससे मोहब्बत नहीं की थी, ये तो तुम्हारे प्लान में था ही नहीं। मोहब्बत कब की जाती है? ये तो हो जाती है। और मोहब्बत इफ़रियत बनकर तुमसे लिपट गई। वो कहकर हंसा और फिर हंसता ही चला गया। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया था। मेरे चुप कर जाने से सच छुप ना पाएगा। इसका हमजाद रुका और इस्तेहज़ाइया नज़रों से इसकी सिमत देखा। तंज़िया मुस्कुराहट इसके लबों पे उभरी और फिर वो पलट गया। सुनो, मेरी बात सुनो। वो दूर जाए साए के उकब में लपका। आज के बाद मुझे मत कहना कि मुझे इससे मोहब्बत हो गई। नहीं, मुझे इससे मोहब्बत नहीं हुई। मुझे कभी भी इससे मोहब्बत नहीं हो सकती। वो कहते हुए रुकू की हालत में झुका और फिर सड़क के वस्त में बैठकर रोने लगा। और वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो रहा था। फिर जब वो रोते रोते थक गया तो खुद ही खामोश होकर उठा। वो मैकान के अंदाज में चलता हुआ जैली सड़क से निकलकर मेन सड़क पर आया और सड़क किनारे खड़ी कैब में बैठकर ड्राइवर को एड्रेस बताकर आंखें मूंद लीं। इसके अंदर मज़ीद सोचने, मज़ीद रोने की हिम्मत नहीं थी। इसे घर जाना था और गाड़ी का रुख इसके बताए हुए रास्ते की तरफ था। अगले 20 मिनट में वो अपने अपार्टमेंट के बाहर खड़ा था। इसने अपनी जेब से डुप्लीकेट चाबी निकाली और लॉक खोलकर अंदर दाखिल हो गया। सनावर कोई हौले हौले इसके रुखसार को थपथपा रहा था। वो गहरी नींद में था, मगर इसके बावजूद इसकी पोरों की नरमी को महसूस कर गया था। इसने अपनी आंखों को खोला और ख़ुद पे झुकी लड़की की सिम देखा। अगले ही लम्हे ना चाहने के बावजूद वो उठकर बैठ चुका था। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो फ़िक्रमंदी से इस्तफसार करती इसके पास आ बैठी। हाँ, ठीक हूँ। मैं फ़्रेश होकर आता हूँ तो मुझे एक कप कॉफ़ी ला दो। वो ख़ुद पे पड़े कंबल को परे करता हुआ उठकर खड़ा हुआ और फ्रेश होने के लिए चल पड़ा। जिस वक्त वो तौलिए से सर को रगड़ता हुआ बाथरूम से निकला, इमल ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हो रही थी। इसके लबों पे सनावर को देखते ही खूबसूरत सी मुस्कुराहट उभरी। सनावर के हरकत करते हाथ लम्हा भर के लिए रुके। बदिक्कत इसने अपने होठों को फैलाया और अगले लम्हे समेट भी लिया। अम्मी कहाँ हैं? इसने तौलिए को कुर्सी की पुश्त पे रखते हुए माँ के बारे में इस्तफसार किया। वो मिसिस जावेद के घर गई हैं। इमल ने हाथ में पकड़ी ट्रे को टेबल पर रखते हुए इससे मुतला किया तो वह हूँ कहकर आईने के सामने जा खड़ा हुआ। जाने क्या बात थी, वह अब आईने में नज़र डालकर नहीं देख सकता था। वो सोफे पर आ बैठा। सामने इसका फेवरेट चीज़ आमलेट और खस्ता पराठा ट्रे में मौजूद था। इसने बमुश्किल चंद निवाले खाए और ट्रे को परे सरका कर चाय का कप लबों से लगा लिया। सनावर, अमल ने इसे पुकारा। इसने सर उठाकर अपने सामने खड़ी अमल की जानिब देखा। ये चेहरा, हाँ ये चेहरा इसे कायनात में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता था। इतनी बड़ी कायनात में इसकी कायनात इस चेहरे पर आकर ठहरी थी। जी चाहता घंटों इस चेहरे पे अपनी नज़रें जमाए रखे। और अब चंद सेकंड्स के बाद ही इसने अपनी नज़रों का जाविया फेर लिया था। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? वो बेताबी से इस्तफसार करती काउच के दूसरे सिरे पर आ बैठी। मैं तुमसे क्यों नाराज़ होऊंगा अमल? सनावर ने उल्टा इससे सवाल किया तो वो अपने लब कुचल कर रह गई। तुम बहुत बदल गए हो सनावर, थक कर अमल ने शिकवा कर ही दिया तो सनावर के लबों पर ख़ज़ां रसीदा मुस्कुराहट आन ठहरी। ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं अम्मी और तुम्हें क्यों वहम हो गया मैं बदल गया हूँ। वहम बिला वजह नहीं होते सनावर। वो आहिस्तगी से गोया हुई तो इसके लबों पे बिखरी ख़ज़ां रसीदा मुस्कुराहट भी दम तोड़ गई। वहम का कोई इलाज नहीं होता। अगर तुम्हें और अम्मी को ये लगता है तो मैं कैसे इस वहम को दूर कर सकता हूँ? इसने कहकर अपनी तवज्जो चाय की तरफ मबजूल की। अमल ने शिकवा भरी निगाहों से इसकी तरफ देखा और फिर उठकर खड़ी हुई। क्या ये गलत नहीं? तुम मुझे और खाला को इतनी दूर अनजान शहर, अनजान मुल्क और अनजान लोगों में ले आए, फिर यहाँ आकर ख़ुद भी अनजान बन बैठे हो। वो नाराज़गी भरे लहजे में बोली और कमरे का दरवाज़ा पार कर गई। सनावर ने गुस्से से हाथ में पकड़ा कप ट्रे में रखा और उठकर कमरे से निकलकर अमल के कमरे में आया।
کیا غلط کیا ہے میں نے؟ تمہیں اور امی کو اچھی زندگی دینے کے لیے میں نے کیا نہیں کیا؟ مگر تم دونوں کبھی مجھ سے خوش نہیں ہو سکتی۔ انجان لوگوں، انجان ملک، کیا یہ سب میرے لیے انجان نہیں ہے؟ تم اور امی۔ سناور نے غصے سے اپنی مٹھیوں کو بند کیا اور پلٹ کر اس کے کمرے سے ہی نہیں بلکہ اپارٹمنٹ سے ہی نکل آیا۔ وہ اسے آوازیں دیتی، روکتی ہی رہ گئی، مگر وہ تو کب کا وہاں سے جا چکا تھا۔ کب تم ایسے کرتے تھے اور پھر کہتے ہو مجھے اور خالہ کو وہم کی بیماری نے گھیر لیا؟ امل کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے اور وہ وہیں صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ سردی کی شدت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ سرد ہوا نے مزید ٹھنڈ میں اضافہ کر رکھا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اپنے کمرے سے نکلی اور ٹیرس پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ کمرے میں چلتے ہیٹر نے کمرے کے درجہ حرارت میں کمی کر رکھی تھی۔ باہر نکلتے ہی سردی کی شدت نے محروسہ کو کپ کپانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے اپنے گرد لپٹی گرم شال کو اور بھی مضبوطی سے لپیٹا اور سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھنے لگی۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، زندگی کا ہر رنگ بہت دلکش ہے۔ تم نے کبھی زندگی کے ان رنگوں کو محسوس کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کسی کی سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ ابھری۔ شاید ٹھیک کہہ رہے ہو تم۔ اس نے بنا بحث کیے اس کی بات کو مان لیا۔ شاید نہیں، یقیناً۔ کیا کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، تم کیا کچھ نہیں خرید سکتی، لیکن دیکھو اس کے باوجود بھی تم ہمیشہ افسردہ نظر آتی ہو۔ پیسے سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ محروسہ مکمل طور پر اس کی طرح مڑی تھی۔ تو کیا پیسے سے سب کچھ نہیں خریدا جا سکتا؟ اس نے الٹا اس سے سوال کیا۔ نہیں خریدا جا سکتا، یہ غلط فہمی ہے۔ جانے کیوں لوگوں کو لگتا ہے پیسہ ہی طاقت ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ پیسے سے ہم بہت کچھ نہیں خرید سکتے۔ خلوص نہیں خرید سکتے، خوشیاں نہیں خرید سکتے۔ پیسے سے ایک شخص کو خریدا تو جا سکتا ہے، مگر اس کا دل، اس دل میں اپنے لیے محبت نہیں خرید سکتے۔ پتہ نہیں تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو۔ وہ ناراض ہوئی۔ رہنے دو مہرو، تمہارے پاس پیسے ہیں اسی لیے تم ایسی باتیں کرتی ہو، مقابل نے کہا تو اس کے لبوں پہ استہزائیہ مسکراہٹ ابھری، ایسی ہی جیسے کسی نادان بچے کی بات پر ہنس دیا جائے۔ وہ چڑ گیا تھا اور بری طرح چڑا تھا، اس لیے وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ مہرو نے گہری سانس لی۔ وہ کچھ دیر پہلے اسٹور سے واپس آیا تھا اور پلازما اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ کوئی بھی شخص دیکھ کر بتا سکتا تھا وہ یہاں ہو کر بھی یہاں موجود نہیں تھا۔ سناور، اس کی ماں نے اسے پکارا، لیکن اس کے وجود میں رتی بھر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ سناور، اب کیا؟ عالیہ بیگم ذرا اونچی آواز میں بولی تو اس نے چونک کر اپنی نظروں کو اسکرین سے ہٹایا، ماں کے چہرے کی سمت دیکھا۔ تم کہاں گم ہو؟ عالیہ نے فکر مندی سے اکلوتے بیٹے کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کہیں نہیں۔ آپ بتائیں کیا کہہ رہی تھیں؟ سناور نے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے صوفے پڑا کشن اٹھا کر اپنے بازوؤں کے نیچے رکھا۔ وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اب تو ماشاء اللہ سے سب ٹھیک ہو گیا۔ اب تو ہمارے حالات بھی پہلے سے زیادہ ٹھیک ہو گئے ہیں۔ تمہارا اسٹور بھی اچھا جا رہا ہے، تو کیوں نہ اب تمہاری اور امل کی شادی کر دی جائے؟ عالیہ بیگم نے کہتے ہوئے محبت پاش نظروں سے امل کی طرف دیکھا، جو ان کے اور سناور کے لیے کھانا ٹیبل پر چن رہی تھی۔ سناور نے بے اختیار امل کی طرف دیکھا، جو نظریں جھکائے پلیٹ ٹیبل پہ رکھ رہی تھی۔ کتنے ہی رنگ اس کے سبھی چہرے پر بکھرے تھے، لیکن سناور کی خاموشی کا دورانیہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، اتنا کہ امل نے پلکوں کی گھنیری جھالر کو اٹھایا اور لب بھینچ کر بیٹھے سناور کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پہ کوئی بھی تاثر نہیں تھا۔ سپاٹ چہرہ، خاموش آنکھیں، کسی نے تیز دھار خنجر جیسے امل کے سینے میں اتار دیا تھا۔ اسے تو خوشی سے پاگل ہو جانا چاہیے تھا، محبت لٹاتی نظروں سے اس کی طرف دیکھنا چاہیے تھا، مگر ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ کتنے ہی کانچ کے ٹکڑے اس کے دل میں پیوست ہو گئے تھے۔ سناور، اس کی خاموشی سے گھبرا کر عالیہ بیگم نے اسے پکارا۔ وہ کچھ بھی کہے بنا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دو بھوری آنکھیں اس کے تصور میں چلی آئی تھیں۔ امل کی آنکھیں اب دل میں موجود کانچ کے ٹکڑوں کی اذیت برداشت نہیں کر پا رہی تھیں۔ بے بسی سے وہ رونے لگی۔ سناور، جو وہاں سے جانا چاہتا تھا، اس کو روتا دیکھ کر واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ تم کیوں رو رہی ہو امل؟ اس کے سوال پہ اس نے جھٹکے سے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ کچھ بھی کہے بنا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سناور نے ناسمجھی سے ماں کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کوئی پریشانی ہے تو ماں سے شیئر کر لو، اس طرح مت کرو۔ عالیہ بیگم کے لہجے میں منت تھی۔ کچھ نہیں ہوا امی، آپ کو اور امل کو جانے کیوں یہ وہم سا ہو گیا کہ مجھے کچھ ہو گیا ہے، وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولا تو عالیہ بیگم اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ امی، میں چاہتا ہوں ابھی میں مزید سیٹ ہو جاؤں۔ سناور نے ماں کی طرف دیکھا۔ کتنا سیٹ ہونا ہے تمہیں؟ مجھے بہلاؤ مت سناور، یہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی۔ امل سے شادی کے بعد نہ تو کوئی خرچہ بڑھنے والا ہے اور نہ ہی کچھ اور۔ جو بھی بات ہے تم وہ کرو،
یہ چوہے بلی کا کھیل ختم کرو. میں جب بھی تم سے عمل سے شادی کی بات کرتی ہوں تم اسی طرح ٹال دیتے ہو. اگر تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو مجھے صاف بتا دو تاکہ میں اس کے لیے کہیں اور. امی. ثناور ان کی بات پہ ششدر رہ گیا. کس نے کہا ہے کہ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا؟ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ وہ اب اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا. تو پھر تم شادی کی بات پہ خاموش کیوں ہو جاتے ہو؟ کیوں ٹال رہے ہو؟ عالیہ بیگم نے غصے سے پوچھا تو ثناور کوئی بھی جواب دیے بنا اپنے کمرے میں آ گیا. وہ سخت پریشان تھا. امل روتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی تھی. اسے اس کے پاس جانا چاہیے تھا لیکن وہ. ثناور نے تھک کر خود کو بیڈ پہ گرا دیا. وہ دو بھوری آنکھیں پھر سے اس کے سامنے چلی آئی تھیں. آخر تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ ثناور نے غصے سے کہا اور اپنے قریب پڑے کشن کو اٹھا کر زمین پر دے مارا اور تکیا اٹھا کر اپنے منہ پہ رکھ لیا. وہ اسے یاد نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے باوجود وہ اپنی تمام تر شدتوں سے یاد آ رہی تھی. ثناور نے جھنجلا کر کروٹ ہی بدل لی. السلام علیکم. ڈائننگ ٹیبل کے قریب آئی اور سب کو مشترکہ سلام کیا. وعلیکم السلام. حسان صاحب نے کانٹے کی مدد سے کباب کا ٹکڑا منہ میں رکھا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا. مہر بادل ناخواستہ کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گئی. اس کے بیٹھتے ہی قریب کھڑے ملازم نے آگے بڑھ کر اس کے سامنے پلیٹ رکھی اور اسے کھانا سرو کرنے لگا. اٹس اوکے میں خود لے لوں گی. مہر نے اس کے ہاتھ سے شیشے کی ٹرے تھامتے ہوئے کہا اور اپنی پلیٹ میں چاول نکالنے لگی. میں کل رات کا گھر آیا ہوں تو مجھ سے ملنے نہیں آئی؟ حسان نے بیٹی سے جیسے شکوہ کیا. مہر نے نظریں اٹھا کر باپ کی طرف دیکھا اور پھر ان کے ساتھ کرسی پہ براجمان زمرد بیگم کو دیکھا جو ہمیشہ کی طرح تیار کھلے ہوئے سرخ گلاب کی مانند لگ رہی تھیں. انہوں نے مسکرا کر مہر کی طرف دیکھا اور ہلکے سے ابرو کو جنبش دی. میں رات جلدی سو گئی تھی. مہر نے آہستگی سے کہا اور چمچے کی مدد سے چاولوں کو ادھر ادھر کرنے لگی. طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ حسان چودھری نے فکر مندی سے بیٹی سے مخاطب کیا. جی ٹھیک ہوں. گڈ مارننگ ایوری ون. تیار بازل مسکراتے ہوئے مہر کے ساتھ والی کرسی پہ آ بیٹھا. بازل جیسے ہی بیٹھا مہر اپنی جگہ سے فوراً ہی اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی. اوہ آئی ایم سوری. بازل کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوا. مہروسہ کو جانے کیوں اس پہ غصہ آ رہا تھا. زمرد بیگم کے ساتھ ساتھ حسان صاحب بھی مہروسہ کی طرف دیکھ رہے تھے. میں نے کھانا کھا لیا ہے مہر نے کہا اور بنا کسی کی بات سنے سیڑھیوں کی سمت بڑھ گئی. مہروسہ تو دن بدن تنہائی پسند ہوتی جا رہی ہے. تم اسے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر جاتی؟ اسے آفس جوائن کروا دو یا پھر کسی کلب وغیرہ کی ممبر شپ دلوا دو. حسان صاحب نے اپنی بیوی سے کہا اور بازل کو بیٹھنے کا اشارہ کیا. میں نے تو بہت بار کہا ہے حسان. آپ جانتے ہیں کس قدر ضدی لڑکی ہے اور من موجی بھی. میری نہیں سنتی. آپ کہہ کر دیکھ لیجئے. اگر وہ آپ کی بات مانتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ زمرد بیگم نے اٹھی ہوئی گردن کے ساتھ مسکراتے ہوئے حسان صاحب سے کہا اور پھر ہاتھ میں موجود جوس کا گلاس رکھ کر بازل کی سمت متوجہ ہوئی. بازل میری جان ٹھیک سے کھانا کھاؤ. زمرد نے شیرنی بھرے لہجے میں کہا اور عقب میں کھڑی ملازمہ کو اشارہ کیا جو ان کا اشارہ پاتے مستعدی سے آگے بڑھی اور بازل کو کھانا سرو کرنے لگی. ٹیبل کا ماحول بازل کے آنے سے خوشگوار ہو گیا تھا. تینوں نفوس کھانے سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ پہ گفتگو میں مصروف ہو چکے تھے. یہاں تک کہ حسان صاحب اپنی اکلوتی بیٹی کو بھی فراموش کر چکے تھے. موسم سرما کی برفیلی کوہر میں ڈوبی شام اب رات میں ڈھل چکی تھی. امل جب سے اپنے کمرے میں آئی تھی روئے چلی جا رہی تھی. اسے یقین تھا اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ہمیشہ کی طرح اس کی محبت میں پاگل ثناور ضرور اس کے پیچھے آئے گا. لیکن پچھلے 6 ماہ میں ہر بار کچھ ایسا ہو رہا تھا جو وہ کبھی خواب میں بھی سوچ نہیں سکتی تھی. ثناور کے یوں نظر انداز کرنے کا، اس کا بات بات پہ چڑ جانے کا کب سوچا تھا؟ وہ روئے گی اور ثناور اس کے آنسو صاف نہیں کرے گا. غیر متوقع رویے اور چیزیں بہت تکلیف دیتی ہیں. اسے بھی تکلیف ہو رہی تھی، درد بھی ہو رہا تھا. اس نے اپنا سر گھٹنوں سے اٹھایا اور اپنے قریب آ کر بیٹھی عالیہ بیگم کی طرف دیکھا. آنسو قطار در قطار رخساروں پہ پھسلنے لگے. کیوں خود کو تکلیف دیتی ہو؟ وہ جیسے بے بسی سے بول رہی تھی. میں نہیں خالہ، آپ کا بیٹا تکلیف دینے لگا ہے. وہ ایسا نہیں تھا خالہ. ہم جب سے یہاں آئے ہیں ثناور بدل گیا ہے خالہ. ہم واپس اپنے ملک اپنے گھر چلتے ہیں جہاں محبت تھی، اپنائیت تھی، جہاں ہمارا ثناور تھا. اس نے روتے ہوئے عالیہ بیگم کے ہاتھوں کو تھاما تو عالیہ بیگم نے خود کو بمشکل اس کے سامنے بکھرنے سے روکا. مجھے یہاں نہیں رہنا خالہ. آپ ثناور سے کہیں نا ہم واپس چلتے ہیں. امل نے جیسے ان کی منت کی اس سے پہلے کہ عالیہ بیگم اسے کوئی جواب دیتی.
दरवाजे पे सनावर का सरापा उभरा। इसे देखते अमल के रोने में शिद्दत आ चुकी थी। आलिया बेगम ने गर्दन घुमाकर दरवाजे में खड़े सनावर की सिम देखा। इसका चेहरा सपाट था। आलिया को सनावर के चेहरे से उलझन होने लगी थी, इसलिए वो खामोशी से सनावर के पास से गुजरकर दरवाज़ा पार कर गई थी। सनावर ने गहरा सांस भरा और धीरे धीरे चलता हुआ अमल के पास कुर्सी खींचकर इस पर बैठ गया। वो अभी भी रोने में मसरूफ़ थी। तुम्हारा रोना मुझे तकलीफ़ देता है अमल, वो जैसे हारे हुए लहजे में बोला, और मुझे तुम्हारा बदलना दर्द देता है। ये मत कहना कि वहम है। वहम नहीं है सनावर, अब वहम नहीं रहा। अमल ने सर उठाकर सनावर की आंखों में देखा। वो इससे नज़रें चुरा गया। मैं खुद भी खुद को समझ नहीं पा रहा हूँ अमल। मैं बस तुम्हें सोचना चाहता हूँ, तुम्हारी और अपनी ज़िंदगी के बारे में। ये ज़िंदगी मेरा ख्वाब थी। तुमसे शादी करना मेरी अव्वलीन तरीन ख्वाहिशों में से एक। लेकिन सनावर ने हस्बे आदत अपनी उंगली से कनपटी को खुजाया। तो क्या अब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? सारे आंसू टोट कर दामन में गुम हुए और सामने बैठे सनावर का चेहरा साफ दिखाई देने लगा। मैंने ऐसा कब कहा अमल? वो बेकरारी से बोला। इसकी बेकरारी अमल की बेचैन रूह को करार दे गई थी। इसके डूबते दिल को ज़रा सा चैन आया था। तो फिर जैसे खाला कह रही हैं, तुम मान क्यों नहीं जाते? उसकी काली सी आंखों में उम्मीद के कितने ही जुगनू रोशन हुए। वो खामोशी से लब भींचे इसे देखने लगा, यहाँ तक कि उम्मीद के जुगनू मर गए और इसकी जगह आंसुओं ने ले ली। अमल, इस बार सनावर खुद को रोक नहीं पाया था। इसने अमल के हाथों को अपने हाथों में लिया और उठकर इसके पास बेड पर आ बैठा। तुम्हारे आंसू मुझे बहुत तकलीफ़ देते हैं। तुम रोया मत करो, वही होगा जो तुम चाहती हो। मैं भी अम्मी से कहता हूँ वो जल्द अज जल्द हमारी शादी की तारीख तय कर दें। सनावर की बातें अमल को खुशी से हमकिनार कर रही थीं। सनावर इससे मोहब्बत करता है और बहुत मोहब्बत करता है। यह एहसास कितना खूबसूरत था। वो मुस्कुराई और फिर शर्मा कर अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा गई। सनावर धीरे से हंसा, फिर उठकर आलिया बेगम के पास चला आया जो तस्बीह में मसरूफ़ थीं। अम्मी, मुझे आप दोनों की खुशी के सिवा कुछ नहीं चाहिए। जैसे आप खुश वैसे ही मैं। इसने माँ के घुटनों पर सर रखते हुए कहा और आंखें मूंद ली। जाने क्यों इसे अपनी आंखों की ज़मीन पर नमी सी महसूस हो रही थी। आलिया बेगम जाने क्या कह रही थी, इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इसे तो वो दो भूरी आंखें याद आ रही थी जिससे इसने वादा किया था कि वो। सनावर ने अपनी बंद आंखों को खोला और उठकर बैठ गया। वो अब माँ के लबों से निकलने वाले लफ्ज़ों को सुन रहा था और उनका हर लफ्ज़ इसकी खुशियों के सदा कायम रहने पर मबनी था। उनकी दुआएं सुनकर सनावर को जाने क्यों अपना आप हल्का फुल्का महसूस हुआ। वह सब कुछ भुला कर मुस्कुराते हुए कभी माँ की बातें सुन रहा था तो कभी कमरे में छुप कर बैठी अमल को ऊंची आवाज़ में छेड़ने लगता। कितने अरसे के बाद वो पुराने सनावर के रूप में आया था। अमल और आलिया बेगम बहुत ही खुश थी, बेतहाशा खुश, और ख़ुद सनावर भी खुश था। लेकिन ये खुशी इन तीनों के लिए आर्जी साबित होने वाली थी फ़कत चंद दिन पे मुहित। कोहर में लिपटी शाम सियाह रंग की चादर ओढ़ चुकी थी। वो बैठ के क्राउन से टेक लगाकर बैठी अपने सामने लगी बड़ी सी एलसीडी की तरफ देख रही थी। स्क्रीन तो रोशन थी मगर आवाज़ इसने रिमोट के बटन से बंद कर रखी थी। वो बज़ाहिर यहाँ थी मगर जहनी तौर पर जाने कौन से देश की मुसाफिर थी। वो देश जो इसका माजी था। अभी चंद माह पहले ही तो इसकी ज़िंदगी में सब ठीक था, मगर हकीकत। इसकी आंख में ठहरा आंसू इसके दिल में मौजूद इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसके दरवाजे पर दस्तक देकर बाज़िल कमरे में दाखिल हो चुका था। महरूसा अपने ख्यालों में इस कदर मगन थी कि इसे बाज़िल के आने की खबर भी नहीं हुई। महर, बाज़िल ने इसे पुकारा मगर वो हनूज़ स्क्रीन पे नज़रें जमाए हुए थी। महर, अब के बाज़िल ने ज़रा ऊंची आवाज़ से पुकारा तो वो चौंकी और नज़रों का जाविया मोड़कर बाज़िल की तरफ देखने लगी। इसे देखते इसकी पेशानी अनगिनत लकीरों से भर गई। नज़रों में अजनबियत के साथ गुस्सा भी था। वो फ़ौरन ही हाथ में पकड़ा रिमोट अपनी जगह छोड़ चुकी थी। आप मेरे रूम में क्यों आए हैं? वह नरूठेपन से कहती इससे इस्तफसार कर रही थी, मगर मुकाबिल पे ना तो इसके गुस्से का असर था और ना ही नाराज़गी से कोई फ़र्क पड़ा था। हमेशा की तरह तैयार बाज़िल धीरे धीरे चलता इसके ऐन सामने आकर खड़ा हो गया। उसके कलौन की भीनी भीनी सी खुशबू महर के चारों ओर फैल चुकी थी। ब्लैक जीन्स और ग्रे शर्ट के ऊपर इसने काली जैकेट पहन रखी थी। बड़ी बड़ी 6 फुट कद के साथ मुतनासिब कसरती जिस्म। इसे जो भी देखता पलट कर दूसरी बार ज़रूर देखता था। पहली नज़र लाशऊरी होती तो दूसरी नज़र बेख्तियार इस पे पड़ती थी, मगर इन सब में महरूसा शामिल नहीं थी। बाज़िल हैदर को खातिर में लाने वाली दुनिया में महरूसा नहीं थी।
बाज़िल ने गहरा सांस लेते हुए इसकी आंखों में झांका। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मैंने सोचा कॉफ़ी पीने चलते हैं, इसने कहते हुए अपने दोनों हाथों को जैकेट की जेब में घुसाया। गुस्से की तेज़ लहर ने महर को जलाकर खाकस्तर कर दिया, लेकिन इसे खुद पे कंट्रोल रखना था। आखिर कुछ भी सही, वो ज़मुर्रत बेगम का लाडला भतीजा था और इनके यहाँ मेहमान था। सॉरी, मुझे नहीं जाना, मेरा मूड नहीं है, इसने कहा और टीवी की तरफ देखने लगी। मतलब वो अब यहाँ से जा सकता है। बाज़िल ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। वाओ फंटास्टिक, वाइट हाउस मूवी देख रही हो? मुझे ये मूवी बहुत ही पसंद है, बहुत बार देखी है मैंने। हर बार देखने पे इससे पहले कि बाज़िल अपनी बात मुकम्मल करता, वो रिमोट उठाकर चैनल तब्दील कर चुकी थी। मुझे नहीं पसंद ये मूवी, वो कहकर बाज़िल के सामने से हटकर सोफ़े पे जा बैठी थी। तुम्हें तो मैं भी पसंद नहीं, बाज़िल इसके सिमत घूमा। महर ने सर उठाकर अपने सामने खड़े बाज़िल के सिमत देखा और फिर सर झटक दिया। ऐसी कोई बात नहीं है बाज़िल साहब, आप मम्मी के मेहमान हैं, इसीलिए हाँ, मैं फुप्पो का मेहमान हूँ, तो तुम मेरा लिहाज कर रही हो, वरना कोई बईद नहीं था तो मुझे धक्के देकर न सिर्फ अपने कमरे से बल्कि घर से भी निकाल देती, इसने खफगी से कहा और महरूसा के पास सोफ़े के दूसरे किनारे पे आ बैठा। महरूसा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर इसने हाथ उठाकर इसे बोलने से मना कर दिया। मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई तो मजबूरन महर को अपना खुला मुँह बंद करना पड़ा। लेकिन तुम्हें जो करना है कर लो, तुम खुद को मेरे दिल से नहीं निकाल सकती। अगर तुम्हें ये लगता है तुम्हारा ये रवैया देखकर मैं पीछे हट जाऊंगा तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं बाज़िल हैदर हूँ और एक दिन तुम्हें अपनी मोहब्बत पे यकीन करने पे मजबूर कर ही दूंगा, बाज़िल ने मजबूत लहजे में कहा और झटके से उठकर इसके कमरे से जा चुका था। और महरू वहीं दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ी थी। ये लफ्ज़ मोहब्बत इसे तेज़ाब की मानिंद लगता था, जो इसकी समातों को जलाकर खाकस्तर कर डालता था, इसकी ज़ात पे कचौके लगाता था। नफ़रत है मुझे इस लफ्ज़ मोहब्बत से, नफ़रत है। मैं कभी तुमसे मोहब्बत नहीं करूँगी, मैं कभी तुम्हारा हाथ नहीं थामूंगी, वो रोते हुए मुसलसल नफ़ी में सर हिलाते हुए ख़ुद से कह रही थी। और रात धीरे धीरे गुज़रती जा रही थी। अमल और सनावर की शादी की तारीख़ हफ्ते बाद की रख दी गई थी। इस दियारे गैर में कौन से रिश्तेदार थे जिन्हें मदऊ करना था? चंद एक दोस्त अहबाब थे जिन्हें फ़ोन करके बता दिया गया। और जैसे ये हफ़्ता पलक झपकते में ही गुज़र गया। सनावर खुश था, बेहद खुश। इसने इस लम्हे का इंतज़ार किया था जब वो हमेशा के लिए अपने दिल की रानी अमल मुश्ताक को अमल सनावर बनाकर अपनी ज़िंदगी में शामिल करता। वो वक्त आन ठहरा था, इसके सामने निकाह के पेपर मौजूद थे, लेकिन जाने क्यों हाथ में थामा हुआ कलम इन पेपर्स पे रवा नहीं हो सका। ज़िंदगी भी कितनी अजीब शय है ना, सारी ज़िंदगी खुशियों के ताक़ुब में भागते रहने से खुशियाँ हासिल नहीं होती। फिर जब वही खुशियाँ घेरा बनाए हमारे गिर्द रक्स करती हैं, तब महसूस करने के लिए वो दिल नहीं होता। लेकिन मेरे मामले में ऐसा नहीं। ज़िंदगी की खुशियों के ताक़ुब में मैं इतना थकी नहीं थी कि ज़िंदगी और तकदीर ने मुझे तुमसे मिला दिया, वो कहकर मुस्कुराई थी। ऐसी मुस्कुराहट जिसमें सब कुछ था, मान, भरोसा, एतबार और बहुत सा तशक्कुर भी। क्या हुआ सनावर? वो जो निकाह के पेपर्स पे नज़रें जमाए माजी के किसी लम्हे की कैद में था, माँ की आवाज़ पे चौंक गया। इसने एक नज़र अपने दाएं जानिब बैठी आलिया बेगम को देखा और दूसरी नज़र अपने सामने बैठी अमल पर डाली, जो सांस रोके इसी की तरफ देख रही थी। कुछ नहीं, वो बहुत मुश्किल से मुस्कुराया था और फिर गहरा सांस लेकर अपने सर को झुकाया और निकाहनामे पे साइन कर दिया। इसके साइन करते ही इसके गिर्द मुबारकबाद का शोर उठा। सबसे मुबारक वसूल करने के बाद इसने अपनी गर्दन को घुमाकर बाईं सिम देखा, जहाँ अमल तफाखुराना अंदाज में सर उठाए इसके पहलू में आन खड़ी हुई थी। वो जैसे ही आखिरी मेहमान को रुखसत करने के बाद अपने कमरे में आया तो फ्रेश फूलों की खुशबू इसके नाक के नथनों से टकराई। इसने दरवाजे पर रुक कर इस खुशबू को अपने अंदर उतारा और सामने बेड पर बैठी अमल की तरफ देखा। अमल इसकी मोहब्बत, इसका जुनून, इसका इश्क थी। खाला और खालू के रोड एक्सीडेंट में होने वाली नागहानी मौत ने जहाँ सब कुछ बखेर कर रख दिया था, वहीं सबसे बड़ा मसला अमल के रहने का था। ददियाल वालों ने साफ लफ्ज़ों में इसे अपने साथ ले जाने से इनकार किया। तब आलिया बेगम ने आगे बढ़कर रोती हुई अमल को अपने सीने से लगा लिया था। मेरे घर में अल्लाह की रहमत नहीं थी, लेकिन अब तुम्हारी सूरत में मुझे बेटी मिल गई, उन्होंने कहते हुए अमल के सर पे हाथ रखा और यूँ सनावर के हमराह इसे खारियाँ से लाहौर अपने साथ अपने घर ले आई थी। खाला पहले ही बेवगी की ज़िंदगी अपने इकलौते बेटे के अच्छे मुस्तकबिल के इंतज़ार में गुजार रही थी। खालू की महदूद पेंशन में गुजारा नामुमकिन था और ऐसे में घर के अखराजात और सनावर की पढ़ाई के खर्च को पूरा करने के लिए
आलिया बेगम कपड़े सिलाई किया करती थी, लेकिन आलिया बेगम ने जो कहा था इसे हर मुमकिन तौर पर पूरा करने की कोशिश भी की थी। सनावर के साथ साथ इसकी पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ा था, लेकिन ना तो आलिया बेगम ने ना ही सनावर ने इसे पढ़ाई छोड़ने का कहा। वो अलग बात थी कि घर के हालात को देखकर इसने खुद ही बीए के बाद पढ़ाई को खैरबाद कह दिया। सनावर इन दिनों अपने एमकॉम के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स दे रहा था। ज़िंदगी में बहुत पैसा नहीं था, लेकिन लाहौर के इस लॉयर एरिया में मौजूद 2.5 मरले के इस मकान में मोहब्बत की फरावानी ज़रूर थी। हसास था, लगाव भी था। फिर जब पहली बार अमल के लिए बुआ रिश्ता लेकर आई, जहां आलिया बेगम सोच में पड़ गई, वहीं अमल रुहान सी और सनावर गुस्से में आ गया था। अब फ़ौरन इनकार कर दें बुआ को। खाने की ट्रे को परे सरकाते हुए सनावर ने खफगी से कहा, अरे ऐसे कैसे इनकार कर दूं? इतना अच्छा है लड़का, सरकारी नौकरी करता है, 5 मरले का अपना ज़ाती डबल स्टोरी मकान है, फिर एक बहन और माँ का साथ। ऐसा रिश्ता तो कभी हमारे पूरे ख़ानदान में नहीं आया, जहाँ मेरी अमल के लिए आया। आलिया बेगम ने बेटे को तफसीलात से आगाह करते हुए कहा। अम्मी आप मेरी बात। इससे पहले कि सनावर अपनी बात मुकम्मल करता, अमल बोल पड़ी, खाला मुझे भी शादी नहीं करनी। आप जल्दी से मेरी शादी करके मुझे इस घर से भेजना चाहती हैं, लेकिन मुझे नहीं जाना। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक सनावर की शादी नहीं हो जाती। उम्र में बड़ा होने के बावजूद अमल इसे सनावर ही कहती थी। नाम के आगे भाई लगाने का टंटा इसने कभी नहीं पाला था। मेरी शादी से तुम्हारी शादी का क्या ताल्लुक़ है? सनावर ने दिलचस्पी से उसकी भीगी पलकों को देखते हुए सवाल किया। ये ताल्लुक़ है कि खाला अब ज़्यादा काम नहीं कर सकती और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तुम्हारी बीवी के आने और घर संभालने के बाद ही मैं शादी करूँगी। खाला मैं आपको बता रही हूँ। आपके अमल ने उंगली उठाकर आलिया बेगम से कहा और अपनी छोटी सी नाक को सुकेड़ा था। जहाँ आलिया बेगम उसकी मोहब्बत और खलूस पे निसार हुई थी, वहीं सनावर के लबों पे गहरी मुस्कुराहट रेंग गई। अच्छा, तो तुम ये चाहती हो कि जल्दी से मेरी शादी हो और मेरी बीवी काम करे और तुम अम्मी के साथ मज़े से टांग पे टांग रख कर बैठो। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। मेरी बीवी काम करने के लिए थोड़ी होगी, वो तो राज करने के लिए होगी, राज करने के लिए। सनावर ने हाथों को फ़ज़ा में लहराते हुए कहा और चमकती निगाहों से हैरत से मुंह खोले अपनी जानिब देखती अमल की तरफ देखा। खाला, खाला देख रही हैं आप? खाला अभी तो शादी नहीं हुई, बीवी नहीं आई, तब ये हाल है। जब वो आ गई तो? जब वो आएगी तो ज़िंदगी में बहार आएगी, फूल राहों में और खुशबू हर सू बिखरी होगी। आफत की घड़ी में मेरे चैन, मेरे सुकून का लम्हा होगी। सनावर अब अमल के चेहरे को अपनी नज़रों के हिसार में जकड़े जज़्ब के आलम में बोल रहा था। इसका मतलब है तुम्हें कोई लड़की पसंद है? अमल ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को सुकेड़ते हुए इससे मशकूक अंदाज में दरियाफ्त किया। क्यों, क्या मुझे कोई लड़की पसंद नहीं हो सकती? कौन है वो? अब के अमल के लहजे में तजस्सुस था। बस है, तुम्हें क्यों बताऊं? अम्मी को बताऊंगा। सनावर ने अब के से हरी झंडी दिखलाई थी। खाला, अमल ने मदद के लिए आलिया बेगम को पुकारा, जो शायद अपना हिसाब किताब मुकम्मल कर चुकी थीं और अब गहरी तमानियत भरी सांस भरकर सनावर की सिमत देख रही थीं। खाला आपको पता है ना सब, सनावर को कौन सी लड़की पसंद है? खुद ही कयास के घोड़े दौड़ाती वो आलिया बेगम से मुखातिब थी। लो, मुझे क्या पता? अगर मुझे पता होता तो क्या तुमसे जिक्र ना करती? यह सनावर वैसे ही तुम्हें तंग कर रहा है। अमल को तसल्ली देने के बाद उन्होंने बेटे की तरफ देखकर नफ़ी में सर हिलाया। मकसद तो इनका ये था कि उसे मज़ीद तंग ना करो। देख लो अम्मी, मुझे मना कर रही हैं कि अमल के सामने बात ना करो। सनावर इस वक्त फुल मस्ती में था। सनावर के ये कहने की देर थी कि अमल की आंखों से बरसात शुरू होने में ज़रा भर भी देर नहीं लगी। हाय हाय सनावर के बच्चे, क्यों बच्ची को तंग किए जा रहे हो? आलिया ने बेटे को घुरका। इससे पहले कि वो अमल से कुछ कहती, वो सूं सूं करती उठी और जल्दी से कमरा पार करके छत पर चली गई थी। सनावर, आलिया बेगम ने तंबीही अंदाज में बेटे की तरफ देखा, फिर इसके लबों पे मुस्कुराहट देखकर बहुत कुछ समझते हुए खुद भी मुस्कुरा दी। इससे अच्छी बात तो कोई और हो ही नहीं सकती। मेरे दोनों बच्चे हमेशा के लिए मेरे पास रह जाएं। आलिया बेगम बेटे की दिल की ख्वाहिश समझ चुकी थी। सनावर उठकर माँ के कदमों में आन बैठा। मैं चाहता था पढ़ाई मुकम्मल करने और अच्छी सी जॉब के बाद आपसे ये बात करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था अम्मी, अमल के दिल में ये बात रहती। हमने इसके साथ ज़्यादती की है। मेरा शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड मेरे शानदार मुस्तकबिल की ज़मानत है। प्लीज़ अम्मी, अमल को कहीं नहीं जाने देना, वो यहीं रहेगी, हमारे पास, हमारे साथ। ये कहते माँ के कदमों को थाम लिया। मैं तो ख़ुद यही चाहती थी सनावर, कि वो हमेशा मेरे पास रहे। तुमने मुझे आज बहुत बड़ी खुशी दी है, बहुत बड़ी। कहते हुए आलिया बेगम ने बेटे के हाथों को चूम लिया था। आप अमल से बात कर लीजिएगा फिर भी।
اس کی خوشی اور رضامندی سب سے اہم ہے، سناور نے اٹھتے ہوئے ماں سے کہا تو عالیہ بیگم نے زور زور سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ مرضی تو میں اس کی بعد میں پوچھوں گی، پہلے میری بیٹی کو منا کر لے کر آؤ۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اپنے بھاری کامدار لہنگے کو سنبھالتی عمل سوچوں میں گھرے سناور کے قریب آ ٹھہری۔ وہ چونکا، پھر سامنے کھڑی عمل کی جانب دیکھ کر کھل کر مسکرا دیا۔ سناور، تم میرے لیے سب کچھ ہو، سب کچھ، تم بدل تو نہیں جاؤ گے؟ عمل کی آنکھوں میں سوال تھے، وہ کہہ نہیں سکی تھی وہ 1 سال سے جانے کیوں بدلا ہوا، الجھا ہوا سا لگتا ہے۔ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں عمل، سناور نے کہتے ہوئے عمل کے ہاتھ کو تھاما تھا اور پھر دھیرے سے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ سناور دنیا کے لیے بدل سکتا ہے لیکن اپنی عمل کے لیے نہیں، اس نے زیر لب کہا اور گردن موڑ کر گہری نیند سوئی ہوئی عمل کی سمت دیکھ کر خود بھی کروٹ بدل گیا۔ 2 بھوری آنکھیں اس کی نظروں کے سامنے آئیں تو اگلے لمحے سناور اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ تیز تیز سانس لیتے ہوئے اس نے پانی کے 2 گلاس اپنے اندر انڈیلے اور اٹھ کر کھڑکی کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، بھاری پردوں کو پرے کرتے ہوئے باہر گہری اور بھید بھری رات کو دیکھتے ہوئے کتنی دیر وہاں کھڑا رہا، یہاں تک کہ تھک کر کھڑکی کے پٹ سے ٹیک لگا کر وہ ایک بار پھر خود کو ماضی کے عفریت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، جو ایک بار پھر اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ یوں لگتا تھا یہ عفریت اس کی جان لے کر چھوڑے گا، لیکن کون جانتا تھا جان تو جائے گی اس کی نہیں بلکہ کسی اور کی۔ یہ تقدیر کے انجانے وار اور ہم انجان سے لوگ۔ جیسے ہی بازل نے ہاتھ میں پکڑے نازک شیشے کے گلاس کو اپنے سامنے موجود ٹیبل پہ رکھا اور سیدھا ہو کر اپنے سامنے موجود زمرد بیگم کو دیکھا، جو اس کی بات پہ حیران تھیں۔ ویسے جہاں تک میں تمہیں جانتی ہوں تمہارا یہ ٹیسٹ تو نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب میرا یہی ٹیسٹ ہے، صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتے ہوئے بازل نے اعتماد سے کہا۔ جلد بازی کے فیصلے اکثر غلط ہو جاتے ہیں، انہوں نے ایک ابرو اچکا کر کہا۔ جلد بازی میں نہیں، بلکہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے اور میں اپنے اس فیصلے سے مام ڈیڈ کو آگاہ کر چکا ہوں، انہیں میرے اس فیصلے سے کوئی مسئلہ نہیں، آپ فکر مت کریں۔ بازل نے اپنا فون آن کرتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ تم فائنل بات کرنا چاہتے ہو؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، میں حسان سے بات کروں گی۔ اور سو سویٹ پھپھو۔ بازل اپنا فون صوفے پہ رکھ کر اٹھ کر ان کے ساتھ آ بیٹھا اور اپنے بازو کو ان کے کندھے کے گرد پھیلا دیا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا وہ ہاں کرے گی، جانتے تو ہو تم اسے، کتنی عجیب سی ہے۔ وہ عجیب ہے تبھی تو مجھے اچھی لگتی ہے، اور جہاں تک بات اس کے ہاں نہ کرنے کی ہے، جب حسان انکل اس سے بات کریں گے تو وہ مان جائے گی، اگر وہ پھر بھی نہ مانی تو میں خود اس سے بات کر لوں گا، اسے منا لوں گا۔ پلیز پھپھو، آپ انکل سے بات تو کریں۔ بازل کا لہجہ منت بھرا ہوا تو زمرد بیگم نے حیرت سے اپنی آنکھوں کو سکیڑا۔ بازل اور یہ روپ، حیرت در حیرت ہی تو تھی۔ وہ بے اختیار ہی بازل کو دیکھتی چلی گئیں تو وہیں بازل کھسیانی ہنسی ہنس پڑا، اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ جانے کیوں انہیں غصہ آیا تھا۔ محبتوں کے معاملے میں کچھ لوگ بہت امیر ہوتے ہیں، محبتیں رستہ بدل بھی جائیں تو پہلے سے کہیں بڑھ کر چاہنے والا راہ میں مل جاتا ہے۔ خیر جو بھی تھا، سامنے بازل تھا، بازل حیدر، ان کا لاڈلا بھتیجا، اور وہ بنا کسی لحاظ کے بازل کے پروپوزل کو انکار کرنے والی تھی۔ لبوں پہ مسکراہٹ لیے انہوں نے بازل کی سمت دیکھا۔ زندگی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی جیسے کوئی فیری لینڈ ہو۔ وہ جو پچھلے 1 سال سے عجیب سا ہو گیا تھا پھر سے اپنے پرانے انداز میں واپس آ چکا تھا۔ گھر، مکین، زندگی، رشتے، پھر دولت کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، کوئی خواہش باقی نہیں تھی۔ سناور ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا عالیہ بیگم کے ساتھ اپنی شادی کی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ عمل کچن میں ڈنر کی تیاری میں مصروف تھی۔ جب اس کے پاس بیٹھی عالیہ بیگم نے اپنی تسبیح کو روکا اور اسے پکارا۔ جی امی، مجھے بی بی صاحب بہت یاد آتی ہیں، ان کے لیے تو میرے دل سے ہر وقت دعائیں نکلتی ہیں، اگر وہ نہ ہوتی تو ہم یہاں نہ ہوتے۔ پتہ نہیں کیوں تم نے یہاں آنے کے بعد ان کی کمپنی میں کام کرنا بھی چھوڑ دیا، حالانکہ آپ کو کہاں سے ان کی یاد آ گئی؟ آخر آپ پچھلی زندگی کو بھول کیوں نہیں جاتی؟ کتنی بار کہا ہے پرانی زندگی، پرانے لوگوں کو بھول جائیں۔ وہ ماں کی بات کاٹ کر غصے سے اونچی آواز میں بولا۔ اس کے یوں بولنے پہ کچن میں موجود عمل بھی باہر آ چکی تھی۔ بھول جائیں سب کچھ، سب انسانوں کو، سب لوگوں کو، زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے اور ہم آگے بڑھ چکے ہیں، لیکن آپ، وہ غصے میں کہتا وہ کھڑا ہوا تھا۔ یہ آپ خالہ سے کیسے بات کر رہے ہیں؟ خاموش کھڑی عمل عالیہ بیگم کے پاس آن کر کھڑی ہو گئی۔ تم چپ کرو، بیچ میں مت بولو، اب کے سناور نے انگلی اٹھا کر شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اگلے ہی لمحے راستے میں آنے والی ہر شے کو ٹھوکر سے پرے کرتا ان دونوں کو حق دک چھوڑ کر فلیٹ سے ہی باہر نکل گیا۔ اس نے کبھی اس طرح بات نہیں کی تھی، وہ کبھی اس لہجے میں اور اس انداز میں نہیں بولا تھا، اور اب
جہاں عالیہ بیگم یہ بات کر کے جی بھر کے پچھتائی تھیں، وہیں عمل ایک بار پھر الجھ گئی۔ آخر ثناور کیوں پرانی باتوں کو سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ جاتا ہے؟ کیوں وہ کوئی بھی پرانی بات کرنے پہ یوں ہی بھڑک جاتا ہے؟ کتنے ہی کیوں منہ کھولے عمل کی جانب دیکھ رہے تھے اور اس کے پاس کسی بھی کیوں کا جواب نہیں تھا۔ اس نے ہولے سے دروازے کو بجایا اور اندر چلی آئی۔ سامنے صوفے پر حسان صاحب گرے کلر کا سوٹ زیب تن کیے، انگلیوں میں سگار سلگائے، ٹانگ پہ ٹانگ دھرے اپنے سامنے اخبار پھیلائے ہوئے بیٹھے تھے۔ کچھ فاصلے پر زمرد بیگم آئینے کے سامنے اپنے میک اپ کا آخری ٹچ دینے میں مصروف تھیں۔ دونوں کی نظریں چند ثانیے کے لیے ملی۔ گہرا سانس لے کر حسان صاحب کی طرف متوجہ ہو گئی، جو اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ وہ اسی لیے خاموشی سے دھیرے دھیرے چلتی ان سے کچھ فاصلے پر آ کر بیٹھ گئی۔ حسان صاحب نے چونک کر اس کے گریز کو دیکھا اور ہمیشہ کی طرح ان کا دل تعصب سے بھر گیا۔ مہروسہ اور عامر کی ماں کے گزر جانے کے بعد انہوں نے اپنے تئیں اپنے بچوں کو خوش رکھنے کی بہت کوشش کی تھی۔ عامر تو گزرتے وقت کے ساتھ ان کے مزید قریب آ گیا تھا، لیکن مہروسہ ہر گزرتے دن کے ساتھ انہیں خود سے دور ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ حالانکہ جب انہوں نے زمرد سے دوسری شادی کی تھی تب مہروسہ دل سے راضی تھی، بہت خوش بھی تھی، لیکن اب کیا سوچوں میں ہی گم بیٹھے رہیں گے یا پھر اس سے بات بھی کریں گے؟ اور پھر اس کے بعد ہمیں مسٹر اینڈ مسز جمیل کے ہاں پارٹی میں بھی تو جانا ہے۔ زمرد بیگم انہیں خاموش دیکھ کر ان کے قریب آتے ہوئے بولیں، میں نے تمہارے بابا سے کہا تھا ہم گھر واپسی پہ تم سے بات کر لیں گے، لیکن تمہارے بابا… زمرد بیگم نے حسان صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہوئے مسکراتے ہوئے مہروسہ کو مخاطب کیا، جس کا دل جانے کیوں سکڑ گیا تھا۔ وہ سخت مضطرب نظر آ رہی تھی۔ بات ہی اتنی اچھی اور خوشی کی ہے کہ میں خود پہ قابو نہیں پا سکا۔ ہر ماں باپ کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ میری بیٹی کا ہونے والا لائف پارٹنر پرفیکٹ ہو، اور پھر جب بات بازل جیسے لڑکی کی ہے تو وقت کو ضائع کرنا بے وقوفی ہے۔ حسان صاحب نے زمرد بیگم کی جانب جھکتے ہوئے کہا تو زمرد بیگم کی نکرئی ہنسی پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ مہروسہ جو اب حونکوں کی مانند منہ کھولے حسان صاحب کی طرف دیکھ رہی تھی، بات کی تہہ تک پہنچتے ہی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ارے تم بیٹھو مہروسہ، مجھے تم سے بازل کے لیے بات کرنی ہے۔ اصل میں تمہاری مما نے مجھ سے اس کے پروپوزل کے بارے میں… مجھے شادی نہیں کرنی، اس لیے آپ فوراً اس رشتے کو انکار کر دیں، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ مہروسہ کے مضبوط لہجے نے جہاں زمرد بیگم کے لبوں پر بکھری مسکراہٹ کا گلا گھونٹا تھا، وہیں ایک لمحے کے لیے حسان صاحب کو بھی خاموش کروا دیا تھا۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ حسان صاحب نے ناگواری سے بیٹی کو دیکھا۔ پاپا میں… مہروسہ نے کچھ کہنا چاہا، حسان صاحب نے ہاتھ اٹھا کر کچھ بھی بولنے سے منع کر دیا۔ اچھی طرح سوچ لو، سمجھ لو، پھر کوئی جواب دینا۔ مجھے اور تمہاری مما کو بازل بہت پسند ہے، اس بات کو ذہن میں رکھ کر فیصلہ کرنا۔ ابھی ہمیں پارٹی میں جانا ہے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ ابھی تم اپنے کمرے میں جا سکتی ہو۔ حسان صاحب نے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد مہر کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور زمرد بیگم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مہروسہ اپنے وجود کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی اور اب وہ تکیے میں منہ دیے دھواں دھار رونے میں مصروف تھی۔ کچھ بھی ہو جائے میں بازل سے شادی نہیں کروں گی، بلکہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی، کسی سے بھی نہیں۔ وہ بڑبڑائی۔ وہ اپنے ذہن کو ماضی کی ہر یاد سے چھڑانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی ہر کوشش نے بے سود ہی ٹھہری۔ ماضی کے دریچے سے جھانکتا اس کا چہرہ اسے کرب میں مبتلا کر رہا تھا، ایسا درد جو اس کی رگوں کو چیر رہا تھا۔ عمل پچھلے 2 گھنٹوں میں لاتعداد فون کالز کر چکی تھی، لیکن وہ بینچ پر بیٹھا اپنے ارد گرد سے بے خبر ماضی کی گلیوں میں سر پٹ دوڑ رہا تھا۔ تب جب وہ اس 2.5 مرلے کے مکان کی چھت پہ عمل کو خاموش کروانے آیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کی، اسے دیکھتے ہی عمل نے دوپٹے کے پلو سے اپنے سرخ ناک کو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ ارے اب تم سے بات نہیں کروں گا تو پھر کس سے کروں گا؟ وہ اس کے قریب دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے بولا، اس سے جو آپ کی اور خالہ کی زیادہ سگی ہے۔ میں تو جیسے آپ کی کچھ لگتی ہی نہیں ہوں، اور خالہ… مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ خالہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ دونوں چوری چوری ساری باتیں کر لیتے اور مجھے کچھ نہیں بتاتے۔ کہتے ہوئے کتنے ہی آنسو اس کی پلکوں پہ آن ٹھہرے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے عمل، اصل میں ایسی ہی بات ہے، میں بھی تو بوجھ ہوں نا۔ آپ پہ ترس کھا کر اپنے گھر میں جگہ دی، سر چھپانے کو چھت اور… عمل ثناور کے لہجے میں خفگی در آئی۔ وہ بیٹھے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تم ہمارے بارے میں ایسا سوچتی ہو؟ اس کے لہجے میں بے یقینی اور آنکھوں میں تعصب تھا۔
अमल ने सर उठाकर सनावर की तरफ देखा। लम्हे के 1000वें हिस्से में इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसीलिए वो भी जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो चुकी थी। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, सनावर जाने के लिए पलट चुका था। इसके इरादे को भांपते हुए अमल तेज़ी से इसके अकब से निकलकर उसके रास्ते में आंत खड़ी हुई। अच्छा सॉरी, पता नहीं क्यों मैं ऐसा कह गई, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, कहते हुए अमल ने अपने दोनों कानों को पकड़ लिया था। सनावर बेख्तियार 2 कदम आगे बढ़ा। प्लीज़ ना जाए ना, मैं सॉरी कर रही हूँ ना। अमल समझी सनावर नीचे जाने के लिए आगे बढ़ा है। और आइंदा अगर तुमने ऐसी बात की तो। इसका हाथ थामते हुए सनावर ने इस्तफसार किया। अमल का हाथ बेख्तियार इसके हाथ में कांपा था। कौन है वो लड़की जिसे तुम पसंद करते हो, कहाँ रहती है? अपना हाथ इसके हाथ की गिरफ्त से निकालने की कोशिश करते हुए अमल ने इससे पूछा। मिलना चाहती हो इससे? सनावर ने इसके चेहरे को अपनी नज़रों के हिसार में जकड़ते हुए सवाल किया। हाँ ना, देखना चाहती हूँ, आखिर वो कौन खुशनसीब लड़की है जिसे तुमने पसंद किया। अमल ने अजीब से लहजे में कहा। पसंद नहीं, मैं सिर्फ इसे पसंद नहीं करता बल्कि बहुत मोहब्बत करता हूँ इससे। अगर मुझे वो नज़र ना आए तो लगता है हर मंज़र फीका है, इससे बात ना करूँ तो लगता है हर सुर बेसुरा है। वो जज्ब के आलम में कह रहा था और अमल सांस रोक के इसकी बातें सुन रही थी। अमल ने सर झुकाया और अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को वापस अंदर की जानिब धकेला। मैं इस काबिल भी नहीं थी क्या सनावर कि मुझसे ऐसी मोहब्बत करता? इसके दिल ने शिकवा किया। तो मिलोगी इससे? सनावर अब झुककर इसकी झुकी हुई गर्दन को देख रहा था। अमल ने जल्दी से अपने शिकवा करते दिल को डपटा और सर उठाकर सनावर की तरफ देखा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुश्किल से ही सही, लेकिन मुस्कुरा दी। तो फिर मेरी आंखों में देखो। सनावर ने अपना चेहरा इसके चेहरे के ऐन सामने करते हुए कहा। मैं क्यों तुम्हारी आंखों में देखूं? अमल अपनी नज़रों को इधर उधर घुमाती कह रही थी। वो नहीं चाहती थी दिल के निहा खानों में किसी कीमती मोती के मानिंद छुपा कर रखी हुई इसकी मोहब्बत उस पर आश्कार हो जाए। अब मोहब्बत ना मिलने का गम अलग था, लेकिन भरम रह जाने की फ़िक्र सबसे ज़्यादा थी। जब इसे घर लेकर आएंगे तो मैं खुद ही देख लूँगी, अभी मैं जा रही हूँ। अपना हाथ इसके हाथ की गिरफ्त से निकालते हुए इसने उजलत भरे लहजे में कहा और सीढ़ियों की सिमत बढ़ गई। चंद कदम चलने के बाद इसे रुकना पड़ा। इसके दुपट्टे का पल्लू सनावर के हाथ की कैद में था। मेरी ज़िंदगी की खुशी तुम हो अमल, मेरी मोहब्बतों के आगाज़ का इख्तिताम तुम हो। तुमसे दूर जाने का ख्याल ही सुहाने रूह है। सनावर, वो घबरा गई थी। मैं चाहता था मुझे जॉब मिल जाए, इसके बाद मैं अम्मी से तुम्हारे बारे में बात करूँगा। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें अपने दिल की ही नहीं घर की रानी बना कर रखूँ, और मेरा तुमसे ये वादा है मैं तुम्हें वो सब दूँगा जो तुम्हें चाहिए। वो इसकी समातों में शेरनी घोल रहा था। अमल का जी चाहा वो इन लम्हों को हमेशा के लिए रोक ले, वक्त की तनाबों को खींच कर इस वक्त को सदियों पे मुहित कर दे। ज़िंदगी में इससे ज़्यादा की चाह किस काफर को थी? इसके लिए तो सनावर और इसकी मोहब्बत ही किसी कारून के ख़जाने से कम नहीं थी। वो दिन सनावर और अमल की ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत तरीन दिन था, और इन दोनों को यकीन था कि आने वाला हर दिन उनके लिए खूबसूरत होने वाला था। लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। हल्का ही सही लेकिन ज़लज़ला आया था जिसने सनावर को वो सनावर कब रहने दिया था। आंखों के किनारे भीगे थे और वो आज फिर सर्दी की शिद्दत से बेखबर कितनी देर तक वहाँ बैठा रहा था। फिर जिस वक्त वो वहाँ से उठकर अपने अपार्टमेंट की जानिब बढ़ा था, रात का आखिरी सितारा डूबने की तैयारी में था। तकरीबन 15 मिनट के बाद वो अपने अपार्टमेंट के बाहर खड़ा बेल बजा रहा था और दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहा था। महरोसा ने आखिरी नज़र अपने हुलिये पर डाली, फिर मुतमईन होने के बाद अपना पर्स उठाया और सीढ़ियाँ उतर आई। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, इसने लाउंज में मौजूद मुलाजमा से कहा, और बैरूनी दरवाजे की सिमत बढ़ी ही थी कि जाने कहाँ से बादल इसके रास्ते में खड़ा हो गया। इसे देखते ही मेहरू का हलक तक कड़वा हो गया था। मुझे तुमसे बात करनी है, बादल ने संजीदगी से कहा। और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मेहरू ने बेइतनाई से कहा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। तुम ऐसे क्यों कर रही हो मेहरू? बादल कहते हुए इसके पीछे लपका। मैंने क्या करना है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेहरू ने झुंझलाए हुए लहजे में कहा। मेरे प्रपोज़ल को क्यों इनकार किया? इसके सवाल पे वो रुकी और पंजों के बल बादल की सिमत पलटी। मुझे ठीक नहीं लगा था इसलिए इनकार कर दिया, इसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। ठीक ना लगने की वजह पूछ सकता हूँ? वो भी बादल था। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ो। इसे अपने सामने इस्तादा देखकर इसने कदरे दृष्टि से कहा। मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए मेहरू, वो फिर से ज़िद्दी लहजे में बोला। जब सब बखुशी इस रिश्ते के लिए राज़ी हैं
तो फिर तुम क्यों शादी नहीं करना चाहती हो मुझसे? और प्लीज़ ये मत कहना कि मैं तुम्हारी स्टेप मदर का भतीजा हूँ। इसीलिए क्योंकि हम सब जानते हैं फुप्पो और तुम्हारे बीच कभी भी रिवायती सौतेली माँ वाला कोई इशू नहीं रहा। तुमने और आमिर ने हमेशा इन्हें इज्जत दी और फुप्पो ने हमेशा तुम दोनों से अपने बच्चों की तरह ही प्यार किया। इसलिए मुझे यकीन है ये उज़र पेश नहीं करोगी तुम। फिर दूसरी क्या वजह है? वो बेताबाना अंदाज में पूछ रहा था। ज़रूरी तो नहीं जो हकीकत लगती हो वो वैसी भी हो। इसके कहने पे बाज़ल ने चौंक कर इसकी तरफ देखा और इससे पहले मज़ीद कोई सवाल करता मेहरू इसके पास से निकलकर तेज़ तेज़ कदमों से बैरूनी गेट की सिमत बढ़ चुकी थी और बाज़ल वहीं उलझ कर खड़ा रह गया था। तीसरी बेल पे दरवाज़ा खुल चुका था। सनावर अमल को परे करता अपार्टमेंट में दाखिल हुआ और बिना कोई बात किए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इसकी चाल में हल्की सी लड़खड़ाहट थी। एक खंजर था जो अमल को अपने दिल में उतरता हुआ महसूस हो रहा था। इसने अपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद किया और तेज़ी से सनावर के पीछे लपकी। तुमने ड्रिंक की है? वो इसके सामने खड़े होते हुए तेज़ लहजे में बोली। सनावर ने सर उठाकर इसकी तरफ देखा। इस वक्त मुझे तंग मत करो। वो अपने लहजे को हत्तल इम्कान नॉर्मल रखते हुए बोला था। मुझे अपने सवालात का जवाब चाहिए सनावर। वो गुस्से से इसके चौड़े सीने पे हाथ मारते हुए बोली। सनावर लड़खड़ा सा गया। क्या बदतमीज़ी है ये? अब कि इसने गुस्से से अमल के बाजू को झटका देते हुए कहा। बदतमीज़ी और बकवास तो ये मेरी ज़िंदगी है जो मैं तुम्हारे साथ गुजार रही हूँ। तुमने आखिर ऐसा किया क्या है जिसका बोझ तुम उठा नहीं पा रहे? मुजरिमों की तरह तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर दुनिया की इस अनजान कोने में आन बैठे और साथ में मुझे और खाला को भी ले आए। 1 साल बहुत होता है बर्दाश्त करने के लिए। अब अमल की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो चुका था। रात इसने आलिया बेगम के साथ जो कुछ किया था वो बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। आलिया बेगम कितनी देर रोती रही थी। अपनी हद में रहो अमल। सनावर ने गुस्से से उंगली उठाकर इसे मुतनब्बे किया। अब हद में मैं और खाला नहीं तुम रहोगे। हम सबसे बात करेंगे, सब रिश्तेदारों मोहल्ले वालों से रब्ता रखेंगे। हम तुम्हारे ग़ुलाम नहीं हैं जो। अमल अभी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाई थी कि सनावर का हाथ उठा और इसके चेहरे पर सख्त हो गया। अमल इस सब के लिए तैयार नहीं थी। इससे पहले कि वो लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिरती सनावर इसका बाजू अपने हाथ के आहिनी शिकंजे में जकड़ चुका था। एक भी लफ्ज़ नहीं। अगर तुमने मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें ज़मीन में गाड़ दूँगा। इसके लहजे में सफ़ाकियत थी। आलिया बेगम जो इन दोनों की लड़ाई की आवाज़ सुनकर दरवाजे तक आई थी ठिठक कर वहीं रुक गई थी। सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। तुम्हें ज़मीन से आसमान पर बिठाने के लिए मैंने अपने ज़मीर तक को बेच डाला। मैंने ख़ुद को और किसी दूसरे की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया और इसकी वजह तुम हो। अगर तुमने मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बोलने की जुर्रत की या मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ भी करने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हारा लिहाज नहीं करूँगा। कहते हुए सनावर ने इसके बाजू को एक झटके से छोड़ा। अमल अभी तक चेहरे पर हाथ रखे फटी फटी नज़रों से सनावर को देख रही थी। क्या किया है तुमने सनावर? अमल की सरसराती आवाज़ इसके कानों से टकराई। पीछे हटो। सनावर ने इसे अपने सामने से हटाना चाहा। मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुमने क्या किया है? वो चिल्लाई थी। और फिर सनावर के बोलते लब इसे यकीन नहीं आ रहा था ये सब सनावर ने किया, वो भी पैसों के लिए। बोझल दिल के साथ आलिया बेगम दरवाजे के सामने से हट गई थी और अंदर खड़ी अमल को सांस लेना मुहाल हो रहा था। इसने कैसे चंद पैसों के लिए एक जीती जागती ज़िंदगी को जिंदा दरगोर किया था। सनावर का बुत पाश पाश हो गया था। इनके गिर्द फूलों की धीमी धीमी खुशबू बिखरी हुई थी। उसके करीब दूसरे सिरे पर बैठा शख्स अब बिल्कुल खामोश था। मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। महसूस करनी नहीं पड़ती, महसूस हो जाती है। लेकिन शायद मैं इस मामले में बड़ी ही अनाड़ी निकली। मोहब्बत करती चली गई। इसकी बातों से, इसकी केयर से, इससे मैंने बहुत मोहब्बत की। कहते हुए इसका लहजा भर आया था। आंखों के किनारे भीग गए थे। कितना बदकिस्मत शख्स था वो जो तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा गया। दूसरे शख्स के लहजे में तासुफ था। मोहब्बत ठुकरा जाता, बेवफाई कर जाता तो भी इतना बुरा न लगता। वो तो बस मुझे फंसा रहा था और अपनी इस कोशिश में कामयाब भी ठहरा। दर्द मुस्कुराहट बंद कर इसके लबों पे आन ठहरा। भूल जाओ, क्योंकि भूल जाने में ही आफियत है। माजी की यादों में रहोगी तो दर्द के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। कहते हुए बाज़ल ने अपनी गर्दन को मेहर की सिमत मोड़ा। मेहरो, मैं मानता हूँ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन बाज़ल बुरी तरह चौंका था। इसने इस्तफ़हामिया नज़रों से मेहर के चेहरे को देखा। लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया कि इसने तुम्हारे साथ ये सब क्यों किया था। आखिर इसके इस तरह करने की कोई तो वजह होगी।
वो मुकम्मल तौर पर मेहर की जानिब रुख करके बैठ चुका था। पता नहीं, मुझे इस बात का नहीं पता, वो कहते हुए उठकर खड़ी हो चुकी थी। ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हें मालूम ना हो? बाज़ल खफगी से कहता हुआ अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। सब बेहतर है, बल्कि मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। तुम पापा को खुद समझा दो, मेरी तो वो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और मैं चाहती हूँ ये बात बिना किसी बदमज़गी के ख़त्म ही हो जाए। मेहरू ने कंधे पे पर्स डालते हुए मुदब्बराना अंदाज में कहा। हाँ, तो अगर तुम ये बात बिना किसी बदमज़गी के ख़त्म करना चाहती हो तो आराम से अंकल की बात मान लो, क्योंकि मैं तो अपनी बात से पीछे नहीं हटूँगा। बाज़ल के लहजे में चट्टानों सी सख्ती थी। मेहरू इसे देख कर रह गई। मेहरू पलटी और तेज़ तेज़ कदमों से बैरूनी गेट की सिमत चल पड़ी थी। सर्द मेहरी का मौसम इन दोनों के बीच आन ठहरा था। अमल, मैं पहले ही परेशान हूँ, तो मुझे मज़ीद परेशान मत करो। सनावर ने कमरे से बाहर निकलती अमल का बाजू थाम कर इसे अपने सामने खड़ा करते हुए कहा। अमल कुछ भी बोले बिना अपने होंठ काटती रही। अमल, सनावर ने इसकी ठोड़ी ऊपर की। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ अमल, तुम्हारा ये रवैया मुझे अजियत दे रहा है। बस करो अमल, सनावर ने इसकी मिन्नत की थी। अमल की आंखों में पानी का सैलाब जमा होने लगा था। इसके लम्ब से अजियत हो रही थी। इस अजियत से घबरा कर इसने सनावर के हाथ में जकड़े अपने बाजू को पूरी कुव्वत के साथ छुड़ाने की सही की। ऐसे मत करो अमल, प्लीज़, मुझसे इस तरह दूर मत जाओ। मैं पहले खुद से, तुमसे, अपने ज़मीर से बहुत शर्मिंदा हूँ। सनावर भर्राए हुए लहजे में कहता अमल के करीब हुआ। मुझे चंद दिन मेरे हाल पे छोड़ दो। मुझे यकीन कर लेने दो कि सनावर ने खुशी खुशी एक मासूम लड़की को बर्बाद किया। चंद पैसों के लिए तुम्हें सब ड्रामा करने के कितने लाख मिले थे? 50 लाख, 80 लाख या 1 करोड़? मुझे बेईमानी के पैसे नहीं चाहिए थे सनावर। कब मैंने तुमसे सोने और कीमती पत्थरों की फरमाइश की थी? एक गजरा मेरे लिए सोने से कहीं ज़्यादा कीमती था। कब मैंने तुमसे गाड़ी में फिरने की ख्वाहिश की थी? मैं तो तुम्हारे साथ टूटी हुई बाइक पे बैठ के ख़ुद को किसी मलका से कम नहीं समझती थी। एक बार भी तुम्हें ख्याल नहीं आया तुम क्या कर रहे हो? इसके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वो बोलना चाहता था, रोते हुए अमल को खामोश करवाना चाहता था, वो इससे माफ़ी भी मांगना चाहता था, लेकिन इस वक्त वो कुछ भी नहीं कर पाया। वो रोते हुए कमरे का दरवाज़ा पार कर गई थी और सनावर पास पड़ी कुर्सी पे गिरने के अंदाज में बैठकर अपने हाथों की तरफ देख रहा था। इसे याद आ रहा था, इससे मोहब्बत के ड्रामे करने फिर इनकार करने के लिए सामने पड़े पेपर्स पे साइन करने का कहा जा रहा था। यह एग्रीमेंट था जो इसके और सामने कुर्सी पर बैठी खातून के दरमियान तय पा रहा था। पैसा और साथ में अमल और माँ के साथ बैरून मुल्क चले जाने की ऑफ़र। दौलत की देवी इसका दरवाज़ा खटखटा रही थी। वो इतना भी ईमानदार नहीं था जो दौलत की देवी के लिए बंद किवाड़ को ना खोलता, वो भी इस सूरत में जब वो पिछले 8 माह से अच्छी नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा था। इसने तेज़ी से अपने जहन में चंद सूदो ज़ियाँ का हिसाब लगाया। इसके हिस्से में तो सब ठीक है का साइन बोर्ड हुआ। फिर इसने टेबल पर पड़े पेपर्स को अपनी तरफ मोड़ा। एक सर्द सी जंग थी जो हसन साहब और महरोसा के बीच छिड़ गई थी। बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा करने इसे ज़िंदगी में हमेशा सपोर्ट करने वाले हसन साहब ने इसकी 24 साला ज़िंदगी में पहली बार इसका साथ नहीं दिया था। इसके साथ खड़े होने के बजाय वो इसके मुकाबिल आन खड़े हुए थे। ज़मुर्रत बेगम इस सारे किस्से में खामोश थीं और इनकी खामोशी मेहरू को हिला रही थी। आखिर इसने ज़मुर्रत बेगम से बात करने का फ़ैसला कर लिया। इस दिन हसन साहब ऑफिशियली मीटिंग के लिए बाहर गए थे। वो इस वक्त फ़ोन पे बात कर रही थी। उन्होंने करीब खड़ी मेहरू को बैठने का इशारा किया। कॉल ख़त्म करने के बाद बोली, घुमा फिरा कर बात करना तो आती नहीं मुझे। इनफैक्ट मेरे पास इतना टाइम भी नहीं। बाज़ल मेरा प्यारा सा भतीजा है, लाडला चहीता। अब किस्मत की तो तुम हमेशा से धनी रही हो। देखो कैसे ताश के बिखरे पत्तों के मानिंद खेल तुम्हारी मुट्ठी में आ गया। उनके लबों पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। मेहरू ने सर उठाया और उनकी तरफ देखा। मैं? इसने कुछ कहने के लिए अपने लबों को खोला। इसी लम्हे ज़मुर्रत बेगम ने हाथ उठाकर इसे बोलने से मना कर दिया। मैंने तुम्हारी सुनने के लिए नहीं, अपनी सुनाने के लिए तुम्हें यहाँ बुलवाया है। कभी भी मेरे मुकाबिल मत आना। मैं अपने रास्ते में आई हर शय को चींटी की तरह पाँव तले रोंदने में रत्ती भर देर नहीं लगाती। उन्होंने कहते हुए अपने बाएं हाथ की उंगलियों को मसला था। अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो, अपनी औकात में रहकर, वरना। धमकी आमेज़ लहजे में उन्होंने अपनी बात को छोड़ा। मेहरू तेज़ी से अपनी जगह से खड़ी हुई। मैं गले में अटके आंसुओं के गोले को हलक से नीचे उतारते हुए बामुश्किल एक लफ्ज़ बोल पाई थी।
तुम्हारी एक भी गलती तुम्हारे सब राज अफशा करने में देर नहीं लगाएगी। याद है ना वो वीडियो जो तुम्हें दिखाऊं? उन्होंने कहते हुए साइड टेबल पर पड़े अपने फ़ोन को उठाया। नहीं नहीं, प्लीज़ नहीं। आंसू टोट कर इसके गालों पर आ बिखरे। वो बेख्तियार उनके कदमों में आ बैठी। मुझे जीने दें, खुदा के लिए मुझे जीने दें। मुझे नहीं पता आपको क्यों ऐसा लगा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सच में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए मुसलसल रो रही थी जब अचानक हस्सान साहब दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुए। मेहरू को यूँ फर्श पे ज़मुर्रत बेगम के कदमों के पास बैठा देखकर वो ठिठक कर अपनी जगह रुके थे। ज़मुर्रत बेगम तेज़ी से सीधी होकर बैठी और मेहरू को दोनों शानों से थाम लिया। तुम भी ना, हम कौन सा अपनी औलाद को ख़ुद से दूर करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया की रीत यही है, बेटियों को रुखसत करना ही होता है। फिर चाहे बेटी किसी बादशाह की हो या फिर किसी फ़कीर की। चेहरे पे अफसोदगी, आंखों में आंसू, लहजे में उदासी समोए ज़मुर्रत बेगम मेहरू को अपने सीने से लगा चुकी थी। हसन साहब अफसोदगी से मुस्कुराते हुए मेहरू के करीब आ गए, जो अब अपने आंसुओं को साफ करती कालीन से उठकर खड़ी हो गई थी। मेहरू, मेरी जान, मेरी बच्ची। हसन साहब इसे अपने सीने से लगा चुके थे। बाप की मेहरबान बाहों में वो कितने अरसे के बाद समाई थी। मेहरू याद करने की कोशिश में अपनी पूरी शिद्दत से रो दी। वालिदैन हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं। मैंने भी अपनी बेटी के लिए बाज़ल जैसे इंसान का इंतखाब बहुत सोच समझ कर किया है। पापा, मेहरू ने उनके चौड़े सीने से सर उठाकर कुछ कहना चाहा। आप बस फिक्र नहीं करें, हमारी बेटी दुनिया की बेस्ट बेटी है। मैंने इसे समझा दिया और हमेशा की तरह वो समझ भी गई है। अब तो आप बस तैयारियां शुरू करते हैं। ज़मुर्रत बेगम ने हसन साहब के कंधे पे हाथ रखकर जल्दी से झूठ बोलते हुए कहा। अरे वाह, क्या वाकई! मेहरू को दोनों शानों से अपने सामने करते हुए हसन साहब ने बेयकीनी से इस्तफसार किया। ज़मुर्रत बेगम एक बार फिर बोल पड़ी। लो, आप ऐसे हैरान हो रहे हैं जैसे मेहरू ने पहले कभी आपकी कोई बात ही नहीं मानी। अरे भाई, हमारी बेटी है ही इतनी फर्माबरदार और सआदतमंद कि इसने कभी हमें नाउम्मीद नहीं किया। मैं तो भाई और भाभी के साथ साथ बाज़ल को भी खुशखबरी सुनाने लगी हूँ। जल्दी से दुबई की सरजमीन छोड़कर धूमधाम से हमारी बेटी को ब्याहने के लिए आ जाएं। पुरजोश लहजे में कहते ज़मुर्रत बेगम अब अपना फ़ोन उठाए कमरे से जा चुकी थी। मेहरू ने हवास बाख्ता होकर हसन साहब की तरफ देखा। पापा, मैं। वो अपने आंसुओं को ज़ब्त करने की कोशिश में बेहाल हो रही थी। पता नहीं ज़मुर्रत मेरी कौन सी नेकी का सिला है। तुम्हारी माँ के बाद इसने जिस तरह तुम्हें और आमिर को अपनी औलाद की तरह समझा, मैं तो क़यामत तक इसका एहसान नहीं उतार पाऊँगा। हसन साहब के लफ्ज़ मेहरू के तमाम तर हिम्मत को ख़त्म करते जा रहे थे। सब इतने खुश हैं और बाज़ल तो। ज़मुर्रत बेगम आगे न जाने क्या क्या कह रही थी और मेहरू एक बार फिर इनसे हार कर मरे हुए कदमों से उनके कमरे से निकल आई। अपने कमरे में आते ही इसने सीने से उमड़ती चीखों का गला मुंह पर हाथ रख कर घोंटा। वो अच्छी नहीं है पापा, वो अच्छी नहीं है। दरवाजे के साथ टेक लगाए वो ज़मीन पर बैठती जा रही थी और अपनी तमाम तर शिद्दतों के साथ रो रही थी। अमल की बेरुखी कहीं इसकी बेइतनाई हर गुज़रते दिन के साथ सनावर को मौत के करीब कर रही थी। और अब तो जाने क्यों अम्मी भी पहले से कहीं ज़्यादा खामोश रहने लगी थी। ऐसे मत करो अमल, बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। सनावर जाने क्यों ये कहते हुए ख़ुद पे ज़ब्त नहीं कर पाया। वजह इन दिनों में अमल की हालत थी। जाने क्यों दिन ब दिन इसके चेहरे पे जर्दियाँ खिंडती जा रही थी, आंखें अंदर को धंसती और होंठ तो मुस्कुराना भी भूल गए थे। इस वक्त भी वो अपने सामने बैठे रोते हुए सनावर को खाली खाली नज़रों से देखती जा रही थी। माफ़ कर दो अमल, मैंने बिना मेहनत के जल्दी सब हासिल करने के चक्कर में सब कुछ कर दिया। मैंने गलती की, गुनाह किया, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम तो मेरे साथ ऐसे मत करो। मैं क्या कर रही हूँ तुम्हारे साथ सनावर? मैंने तो कुछ नहीं किया। मेरे अंदर कुछ करने की ताकत ही नहीं, इतनी हिम्मत नहीं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं। कहते हुए इसके लबों पे मुस्कुराहट ने छप दिखलाई और अगले ही लम्हे गुम हो गई। अमल, मैं। सनावर ने इसका हाथ थामना चाहा, जैसे इसने अगले ही लम्हे झटक दिया। मेरे ज़ब्त से ज़्यादा मत आज़माओ सनावर। बहुत चाह कर भी मैं तुमसे नफ़रत नहीं कर पा रही। पता नहीं क्यों तुमसे मोहब्बत के सिवा कोई दूसरा रिश्ता बना ही नहीं पा रही। वो रो पड़ी थी, लेकिन तुम्हें माफ़ करने का हौसला भी नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है जो शख्स मोहब्बत करना जानता हो, मोहब्बत को रुसवा करने चल पड़े। लम्हे भर के लिए इस मोहब्बत के ढोंग को एक जानिब रख भी दिया जाए। कभी तो सोचते इस मासूम प्यारी लड़की के दिल पे क्या गुजरी होगी, क्या गुजरी होगी जब तुमने इसके सामने चेक को उठाया होगा। नहीं सनावर, तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम इसकी जगह पे नहीं। तुम्हारी ज़मीर का ये बोझ यूं ही मनो भारी नहीं हुआ सनावर।
मैं बद्दुआओं की जद में आए तुम्हारे वजूद के साथ कैसे खुद को रख पाऊंगी। समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वो कहते हुए उठी। अभी 2 कदम भी चल नहीं पाई थी कि चकरा कर गिरी और बेहोश हो गई। सनावर पागलों की तरह इसकी सिमत लपका था और फिर अगले चंद मिनटों के बाद वो अमल के बेहोश वजूद को एम्बुलेंस में डाल ले जल्दी से हॉस्पिटल के करीब पहुंचने की दुआएं मांग रहा था। चीज़ें कितनी गैर मुतवक्के होती हैं और हालात कितने अजीब। वो आज बाज़ल के नाम का उरूसी जोड़ा पहने अपनी मेहंदी ज़दा हाथों को गोद में रखे उन पे नज़रें जमाई बैठी थी। आप उदास मत हुआ करें, उदास होती हैं तो लगता है हर शय पे उदासी का रंग चढ़ गया। ज़िंदगी खुश रहने का नाम है, खुश रहा करें। जब आप खुश होती हैं तो यकीन करें सबसे ज़्यादा खुशी इस नाचीज़ को होती है। वो अपने सीने पे हाथ रखे इसकी जानिब ज़रा सा झुकते हुए बोला था, और वो जो इससे ढेरों नाराज़ थी इसकी बात पे खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब की आवाज़ इसे माजी से हाल में खींच लाई। आंसू सितारे की मानिंद इसकी आंख से टूट कर गिरा था। कबूल है। इसके सिवा इसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे, जानता हूँ। तुम्हारे और मेरे बीच बहुत फ़र्क है, लेकिन इस दिल का क्या करूँ जो तुम्हें न देखे तो धड़कने से ही इनकार कर देता है। इन सांसों का क्या करूं जो तुम्हारे नाम की माला जपने लगती हैं। इन्हें मना करूं तो मुझे रुक जाने की धमकी देने लगती हैं। मेहरों को अपना वजूद हवाओं में उड़ता हुआ महसूस हो रहा था। इसने बेख्तियार अपना नाजुक हाथ इस टेबल पे रखे हाथ पे रख दिया। मोहब्बत के इस सफ़र में वो अकेला कब था, वो भी तो इसकी हमराही बन बैठी थी। क्या आप कोई निकाह कबूल है? मौलवी साहब की आवाज़ एक बार फिर इसे माजी की याद से हाथ छुड़ाने पे मजबूर कर गई। कबूल है। मोहब्बत नहीं करता मैं तुमसे। सॉरी मेहरू, मुझे एक काम करने का आर्डर मिला था और मैंने इस काम को ईमानदारी से करने की कोशिश की। इससे ज़्यादा का ताल्लुक़ नहीं था। वो अनजान बना इसे बता रहा था। चेक, वीज़े और पता नहीं क्या क्या इसके सामने पड़ा था। इसका वजूद किरची किरची हुआ था, या फिर इसकी रूह लहू लुहान। इस बात से वहाँ पे मौजूद दोनों नफूस को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था और ना ही पड़ने वाला था। आप कोई निकाह कबूल है? मौलवी साहब की आवाज़ पे वो चौंकी, गहरी सांस भरी, फिर कबूल है कह दिया। निकाह की मुबारकबाद के शोर में इसने आखिरी बार इस जालिम इंसान का नाम लिया जिसे इसने अपनी तमाम तर चाहतों से चाहा था, लेकिन वो इसके नसीब में नहीं था। इसका नसीब तो साथ बैठा बाज़ल हैदर था जो अब अपने फ़ोन से सेल्फ़ी लेने में मसरूफ़ था। स्माइल प्लीज़, इसने मेहरू को कंधा मारते हुए कहा और क्लिक करके दोनों की तस्वीर को हमेशा के लिए कैमरे की आंख में महफूज कर लिया। वो अलग बात थी कि मेहरू ने स्माइल तो किया, अपना चेहरा भी इसकी सिमत नहीं मोड़ा था। लेकिन जाने क्यों बाज़ल हैदर को यकीन था वो अपनी खूबसूरत और नक चढ़ी बीवी को जल्द ही ठीक कर लेगा। मोहब्बत हो जाने में सदियां थोड़ी लगती हैं, ये तो लम्हों में हो जाती है और फिर सदियों पे मुहीत हो जाती है, अमर हो जाती है। इसे डॉक्टर कार्लस ने अपने कमरे में बुलाया था। जाने क्यों सनावर का जी चाह रहा था वो डॉक्टर के कैबिन में जाने के बजाय मशीनों में जकड़ी अमल को और इसके करीब बैठी अपनी अम्मा को अपने साथ ले और हॉस्पिटल से बाहर निकल आए। वो इन दोनों के हमरा इतनी दूर चला जाए जहाँ कोई दुख ना हो, कोई माजी की बात ना हो, बस अमल और वो हों, और वो इसी तरह खुश रह सके जिस तरह इस 2.5 मरले के मकान में रहते थे। डॉक्टर कार्लस अपने 5 अफराद पे मुश्तमिल पैनल के हमरा मौजूद थे। जाने क्यों सनावर को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसके दिल की धड़कन मद्धम हो रही थी। किसी अनहोनी का एहसास इस सर्द मौसम में भी पेशानी पे पसीना ले आया था। 5 दिन के मुख्तलिफ टेस्ट के बाद आपकी मिसेस की फ़ाइनल रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है। बिलाखिर डॉक्टर कार्लस ने बोलना शुरू किया। जी मुझे पता है, अमल शुरू से ही ऐसी ही है, छोटी छोटी बातों को सर पे सवार कर लेने वाली, और अगर बात मेरी ज़ात की हो वो ऐसे ही करती है, मतलब बीमार पड़ जाती है। असल में मुझसे मोहब्बत भी तो बहुत करती है। नहीं, मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क करती है। सनावर ने बेख्तियार बोलना शुरू किया। मिस्टर सनावर प्लीज़ ख़ुद को मजबूत करें, आपको ख़ुद को मजबूत करना होगा, डॉक्टर कार्लस ने कहते हुए पानी का गिलास इसके हाथ में थमा दिया। आप पानी पिएं, डॉक्टर कार्लस ने इशारा करते हुए कहा तो सनावर ने बादले नाखास्ता 2 घूंट पानी को हलक से नीचे उतार लिया। आप हमारे पास बहुत लेट आए हैं। आपके मिसेस को डॉक्टर कार्लस रुके और फिर टेबल पर पड़ी रिपोर्ट्स उठाकर अपनी नज़रों के सामने किया। चंद सफ़ों को पढ़ने के बाद डॉक्टर कार्लस ने दम साध कर बैठे सनावर की तरफ देखा। आपकी वाइफ को जिगर का कैंसर है और बात लास्ट स्टेज से भी कहीं ज़्यादा गंभीर है। आई एम सॉरी मिस्टर सनावर, चंद दिन, आपकी वाइफ चंद दिन की मेहमान है।
कोई शोर था जो डॉक्टर कार्लस सनावर की समातों पे फूंक रहे थे, या फिर कोई तेज़ाब जो इसकी समातों को झुलसा रहा था। ऐसा ही शोर उन्होंने फूंका था। कितनी देर उसके दिल ने धड़कने से इनकार कर दिया था। नहीं, यह नहीं हो सकता, आपको कोई गलत फहमी हुई है, आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं। अमल बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक। अभी 1.5 माह पहले ही तो हमारी शादी हुई है। बिल्कुल ठीक थी वो, बिल्कुल ठीक, सनावर कहता हुआ बैठे से उठकर खड़ा हुआ। हमने पूरी एहतियात और बारीक बीनी से आपकी बेगम की फ़ाइल पढ़ी है। आपको हिम्मत करनी होगी। डॉक्टर कार्लस ने इसे तसल्ली दी। कुछ कीजिए डॉक्टर, कुछ भी करके मेरी अमल को बचा लें। मैं अपने पास मौजूद हर चीज़ को इस पर वार दूंगा। मैं अपना आप तक इसके लिए बेच डालूंगा, लेकिन प्लीज़ उसे ठीक कर दें। उनकी मिन्नतें कर रहा था। हम अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे, आप प्लीज़ ख़ुद को संभालें। डॉक्टर कार्लस ने इसके कंधे को थपथपाते हुए तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा, और फिर एक महोम उम्मीद से सनावर के अकब में खड़े डॉक्टर ज़को को देखा, जिनके चेहरे पर नाउम्मीदी के सिवा कुछ भी नहीं था। आह प्यारी अमल, डॉक्टर कार्लस के लबों से निकला, और वो फिर से सनावर की तरफ मुतवज्जा हो गए थे। ताज़े सुर्ख फूलों से सजा कमरा इसका मुंतज़िर था, लेकिन इसे इस वक्त किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी। वो बाज़ल के हमरा कमरे में दाखिल हुई और ठुस से अंदाज में सोफ़े पे जा बैठी। हाय, अब ऐसे तो मत करो। बाज़ल जो बेड की सिमत बढ़ रहा था, इसे सोफ़े पे विराजमान होते देखकर तेज़ी से इसके करीब आया। मेहरू ने अपनी थकी थकी आंखों को उठाकर इसकी सिमत देखा। हमेशा की तरह फ्रेश, चमक, चहकता महकता बाज़ल इसकी नज़रों के सामने था। इस लम्हे जाने क्यों इसे बाज़ल पे बेइंतहा रश्क आया था। प्यारा लग रहा हूँ ना? बाज़ल शौक होते हुए इसके करीब सोफ़े पे आ बैठा। इसके यूँ बैठते ही मेहरू लाशऊरी तौर पर अपनी जगह से उठकर खड़ी हो चुकी थी। देखो, मुझे तुमसे अपने रिवायती अंदाज में इस्तकबाल करने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन देखो प्लीज़, ऐसे तो मत करो। कुछ तो ख्याल करो, ये मेरी पहली शादी है। चेहरे पे जहाँ भर की मासूमियत सजाए वो मेहरू से कह रहा था, और मेहरू चंद लम्हे इसकी तरफ देखने के बाद अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर रो पड़ी थी। अरे अरे मेहरू, बाज़ल घबरा गया और बमुश्किल इसके हाथों को इसके चेहरे से हटाने में कामयाब हुआ था। मुझे बहुत दावे करने नहीं आते, लेकिन आज 2 वादे ज़रूर करूँगा। एक, हमेशा तुमसे बेइंतहा मोहब्बत ज़रूर करूँगा, और दूसरा, हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा। अपने दिल से हर डर, हर खौफ को निकाल दो। देखो, तारीख़ बदलती है तो वक्त भी बदल जाता है। महसूस करने की कोशिश करोगी तभी तो महसूस कर पाओगी ना। भूल जाओ, सब भूल जाओ। बाज़ल ने कहते हुए इसके हाथ को सहलाया था। तुम्हें अजीब नहीं लगता मैं किसी और से मोहब्बत करती थी? बुरा नहीं लगता? सब जानते बूझते, फिर भी तुमने मुझसे शादी कर ली। दिल में छुपी बात वो होंठों तक ले ही आई थी। बाज़ल तो धीरे से मुस्कुराया। बुरा तो लगता है और अजीब भी लगता है। यार, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, ये मेरी पहली शादी है, और तुमने पहले दिन ही मुझे हार्ट अटैक करवाने के सारे सामान इकट्ठे कर लिए हैं। बाज़ल ने अपनी बाईं जानिब हाथ रखते हुए पीछे की जानिब झुकते हुए दुहाई दी। मेहरू के चेहरे पे नासमझी के तासुरात उभरे थे। अरे ये देखो। वो जल्दी से उठा और इसका हाथ थाम कर इसे शीशे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मेहरू अभी भी शीशे में देखने के बजाय बाज़ल की तरफ देख रही थी। अरे यहाँ देखो, इसने कहते हुए मेहरू के चेहरे को थोड़ी से पकड़कर शीशे की सिमत किया। रोने की वजह से इसका सारा मेकअप बिखर चुका था। काजल आंखों के बजाय गालों पे महवे सफ़र था, तो वहीं इसकी एक मसनूई पलक टूटकर इसकी बाईं आंख के किनारे ज़रा सी अटकी हुई थी। लिपस्टिक होंठों के किनारे से निकलकर इधर उधर फैली हुई थी, यानी वो अच्छी खासी मज़ा का खेज लग रही थी। मेहरू ने जल्दी से बाज़ल की तरफ देखा। इसके यूँ देखने पे बाज़ल बेख्तियार कहकहा लगाकर हंसता चला गया। बदतमीज़, मेहरू ने इसके बाजू पे थप्पड़ रसीद करते हुए खफगी से कहा। फिर जाने क्यों वो खुद भी हंस पड़ी थी। रिश्तों की बुनियाद सच्चाई और खलूस पर हो तो दिल ना मिलने के बावजूद रिश्तों की खूबसूरती को महसूस किया जा सकता है। वक्त की मेहरबान परी ने झुककर मुस्कुराती हुई मेहरू को देखा और फिर खुद भी मुस्कुरा दी। वो दौलत जिसे हासिल करने के लिए सनावर अली ने दिल के मंदिर में नकब लगाई थी, वही दौलत अब वो अमल के महंगे तरीन इलाज पे खर्च कर रहा था। हालांकि डॉक्टर ने इसे साफ बता दिया था, जिगर ट्रांसप्लांट करने के बाद भी अमल की ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं, और सब कुछ करने के बाद भी सिर्फ़ और सिर्फ 5% की उम्मीद है। 5% बहुत है डॉक्टर, बहुत ज़्यादा। आप बस मेरी अमल का इलाज करें। मुझे यकीन है कि वो ठीक हो जाएगी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, मेरे बगैर नहीं रह सकती। इसके लहजे में यकीन था। डॉक्टर कार्लस गहरा सांस लेकर रह के वो इसके सामने पेपर्स को बढ़ा दिया। कलम थामे कितनी ही देर सोचता रहा।
پھر گہرا سانس لینے کے بعد بالآخر اس نے پیپرز پہ سائن کر دیے تھے۔ آپ کو مزید رقم جمع کروانی پڑے گی۔ ڈاکٹر کارلس نے اس کے سامنے سے وہ پیپرز اٹھاتے ہوئے اب کے پروفیشنلی انداز میں کہا، میں دوں گا، میں سارے پیسے دوں گا۔ وہ کہتا ہوا اٹھا اور ڈاکٹر کارلس کے کیبن سے باہر آ گیا۔ شیشے کے پاس کھڑے سناور نے شیشے کی دوسری سمت دیکھا۔ عمل، اس کی جان، اس کی زندگی آنکھیں موندے آکسیجن کا ماسک لگائے ارد گرد سے بے خبر پڑی تھی، اور پاس بیٹھی عالیہ بیگم نم آنکھوں کے ساتھ قرآنی آیات کا ورد کر کے اس پہ پھونک مار رہی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ماں کے پاس آ بیٹھا، بکھرتا وجود، آنکھیں لہو رنگ، شیو بڑھی ہوئی تھی۔ عالیہ بیگم نے بیٹے کا جائزہ لیا اور پھر کچھ بھی کہے بنا سر جھکا لیا۔ میں نے بہت برا کیا امی، خود کے ساتھ، عمل کے ساتھ اور آپ کے ساتھ بھی۔ وہ عمل کے بے خبر وجود پہ نظریں ٹکائے ہوئے مکان کے انداز میں بولا۔ اس 2.5 مرلے کے مکان میں غربت تھی لیکن زندگی مسکراتی تھی، اور اب رونے کے لیے آنسو بھی کم پڑ رہے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ مجھے رزق کے حلال کھلایا، اپنی انگلیوں کو فگار کر کے مجھے پڑھانے کے لیے وہ سب کچھ کیا۔ جس دن میرے ہاتھ میں ڈگری آئی تھی مجھے لگا تھا یہ قارون کا خزانہ ہے، لیکن جب یہی شاندار ڈگری لے کر میں باہر نکلا تو معاشرے میں موجود بے ایمان منافق لوگوں کے لیے میری ڈگری فقط کاغذ کا عام سا ٹکڑا تھی۔ نوکری کے حصول کے لیے مجھے یا تو تگڑی سفارش کی ضرورت تھی یا پھر پیسوں سے بھرے بیگ کی، جو میں کسٹم میں بیٹھے ہوئے گدھوں کے منہ میں ڈال کر نوکری حاصل کر لیتا۔ میرے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں۔ میری منتوں میری ڈگری سمیت میرے منہ پہ مار دیا جاتا۔ اور پھر انہی دنوں آپ کو ہونے والے ہارٹ اٹیک نے میرے پیروں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ آپ کو کھونے کا تصور محال تھا اور ہاتھ میں علاج کے لیے پیسے ہونا ضروری، اور میں نے قرض کی صورت میں ہر اس انسان سے پیسے لیے جس سے میری ہلکی سی بھی شناسائی تھی۔ آپ کا علاج کروانے میں کامیاب تو ہو گیا تھا، لیکن اپنے معاشرے کے سسٹم سے انتہائی بد دل ہو چکا تھا۔ امی، میں نے سوچ لیا تھا آپ کو اور عمل کو دنیا کی ہر شے دینے کے لیے مجھے محنت سے کہیں زیادہ شارٹ کٹ راستے کی ضرورت ہے۔ اور پھر انہی دنوں مجھے احمد انڈسٹریز میں منیجر کی پوسٹ کی آفر ہوئی۔ کمپنی بڑی تھی لیکن میری قابلیت اور ڈگری کے سامنے کچھ نہیں۔ پھر بھی میں نے اس کمپنی کو جوائن کر لیا۔ پھر انہوں نے مجھے میری شرط پہ اسے برباد کرنے کا ذمہ دیا، تو میں شاندار مستقبل کے لیے سب کرتا چلا گیا۔ اس پیاری سی لڑکی کو دھوکہ دیا جو اتنے نرم دل کی مالک تھی۔ میری ذرا سی بے اتنائی پہ گھنٹوں روتی۔ آج مجھے یاد آتا ہے جب میں آخری بار ان کے گھر گیا تھا، کھیل ختم ہو چکا تھا، میں اسے توڑ چکا تھا، اور جب میں نے چیک اور اپنی دوسری چیزوں کو اٹھایا تب کیسی بے بسی، بے یقینی تھی اس کے چہرے پہ۔ اس کا گلابی چہرہ یوں زرد ہوا تھا جیسے کسی نے مٹھی بھر مٹی اس کے چہرے پر مل دی ہو۔ وہ بانسوں سے رو رہا تھا۔ آج کل ایک یہی تو کام تھا جو وہ بڑی دل جمعی سے کر رہا تھا۔ جوان اور مضبوط اعصاب کے مرد سناور کو روتے دیکھ کر عالیہ بیگم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے اس سے ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی، لیکن اس وقت وہ خود پہ قابو نہیں رکھ سکیں۔ ہم تو خوش تھے، سناور، میں اور عمل بے انتہا خوش تھے۔ ہمیں تو ہمیشہ سے کم ملا تھا اور ہم اسی میں قناعت کرتے تھے۔ تمہیں نوکری مل جاتی یہی بہت تھا۔ ہم نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا، زیادہ کی چاہ نہیں کی تھی۔ جانے کیوں تم نے یہ سب کیا؟ ان کا لہجہ بھررایا تھا۔ اس سے معافی مانگ لو سناور، یہ نہ ہو تمہارے اس گناہ کا کفارہ عمل کو ادا کرنا پڑے، آہیں اور اس کی سسکیاں عمل کو کھا نہ جائیں۔ عالیہ بیگم نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اگلے ہی لمحے اپنا چہرہ دوپٹے کے پلو میں چھپا کر سسک پڑی تھی۔ اور سناور، وہ بے جان جسم و جاں کے ساتھ ابھی بھی عمل کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، جو اس کی آنکھوں میں موجود نمی کی وجہ سے دھندلا ہو گیا تھا۔ کیا وہ مجھے معاف کر دے گی؟ اس کے دل نے چپکے سے سرگوشی کی تھی۔ ہاں، وہ مجھے معاف کر دے گی۔ میں اس سے تب تک معافی مانگتا رہوں گا جب تک وہ مجھے معاف نہیں کرے گی۔ اسے تو مجھ سے محبت تھی نا، تو اس محبت کے صدقے میں مجھے معاف کرنے پر مجبور ہو جائے گی، سناور نے سوچا، پھر اپنی پوری ہمت مجتمع کر کے وہاں سے نکل آیا۔ وہ باٹل گرین اور سکن کلر کی خوبصورت کامدار فراک پہنے نفاست سے کیے گئے میک اپ میں انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ زمرد بیگم جب اس سے ملنے کے لیے اسٹیج پہ آئیں، بے شک اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آویزاں نہیں تھی، لیکن وہ کل کی طرح مضطرب بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ان سے ملنے کے بعد وہ تیزی سے عامر کی سمت بڑھی تھی۔ عامر اس کا چھوٹا اکلوتا بھائی تھا۔ اس کا کتنا جی چاہتا تھا
کہ عامر کو بورڈنگ میں داخل نہ کروایا جائے، لیکن اس کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا تو وہی تھا جو زمرد بیگم چاہتی تھیں، اور حسان صاحب ان کی ہر بات پہ ہاں کہنا فرض سمجھتے تھے۔ آج تو آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، لگتا ہے بازل بھائی نے آپ پر اپنا اثر ڈال دیا ہے۔ عامر نے اسے چھیڑا تو مہرو بے اختیار شرما گئی۔ یعنی مستقبل قریب میں میری میرڈ لائف دے دھنا دھن ہونے کا امکان ہے، بازل نے مہرو کے شرمائے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا۔ تو مہرو اس پہ ایک عدد گھوری ڈالنے کے بعد پھر سے عامر کی سمت متوجہ ہو گئی تھی۔ جانے کیوں یہ منظر زمرد بیگم کو اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ فوراً سے پیشتر اسٹیج سے نیچے اتر آئی تھیں اور اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرنے لگی تھیں۔ سناور ہاسپٹل سے نکل کر آدھے گھنٹے کی مسافت میں موجود مسجد میں چلا آیا تھا۔ وضو کرتے ہوئے اس کے ندامت زدہ آنسو پانی کے ساتھ بہتے ہوئے جا رہے تھے۔ پھر جب وہ 2 نفل ادا کرنے کے بعد سجدے میں گیا تو تڑپ تڑپ کر رو دیا تھا، معاف کر دے اللہ مجھے، میرے گناہوں کا کفارہ میرے عمل سے نہ لینا اللہ، اللہ تو معجزہ کر دے، میری عمل کو ٹھیک کر دے، عمل کے بنا میری زندگی موت سے کہیں بدتر ہو جائے گی، میں خطا کار ہوں، دل سے نادم ہوں، میری توبہ کو قبول فرمائے، مالک تو مجھے بخش دے، مجھے اس آزمائش سے نکال دے، میں اس سے معافی مانگ لوں گا، مجھے واپس پاکستان بھی جانا پڑا میں جاؤں گا، تو بس مجھ پہ اپنے کرم کی ایک نظر ڈال دے۔ وہ کتنی دیر روتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتا رہا، دل کو ذرا سا قرار آیا، اس نے اپنی جیب سے فون نکالا اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے فون کی لسٹ سے اس کے نمبر کو نکالنے لگا۔ نمبر مل جانے کے بعد اس نے اپنے آنسوؤں سے بھری آنکھوں کو اپنی شرٹ کی آستین سے صاف کیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا نمبر ڈائل کیا، مگر وہ نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ ایک بار اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، ایک بار اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ بار بار نمبر ڈائل کرنے کے بعد جب ہر بار اسے فون بند ہونے کا پیغام موصول ہوتا تو اس نے زمرد بیگم کا نمبر ڈائل کر لیا۔ اس نمبر پر بیل جا رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، لمحوں میں اس نے اپنے جملوں کو ترتیب دیا، پھر دوسری طرف سے اس کی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ ہیلو، اس کے کانوں میں جملہ پڑا، یعنی عالم نزا میں اسے گھونٹ پانی کو اس کے حلق سے نیچے اتار دیا گیا تھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، مردہ جسم میں جیسے جان سی آ گئی تھی۔ میں سناور بات کر رہا ہوں۔ بالآخر وہ بولنے کی ہمت جٹا پایا تھا۔ دوسری سمت چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا چکی تھی، یہاں تک کہ اسے لگا اس کی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے فون کو کان سے ہٹا کر اپنی نظروں کے سامنے کیا، کال ملی ہوئی تھی۔ پلیز انکار مت کیجیے گا، میری بات سن لیں، اس نے منت کی اور پھر وہ بولنے لگا تھا۔ سوری، تمہاری بات نہیں ہو سکتی، اس کی شادی ہو چکی ہے۔ زمرد بیگم کے کہنے پر لگا جیسے کسی نے اس کے جسم سے جان ہی نکال دی ہو۔ دھند زدہ شام ڈھلنے ہی والی تھی۔ مہرو کچھ دیر پہلے ہی اپنے ساس سسر کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا تم میرے مقابل آ جاؤ گی؟ بھاپ اڑاتے کافی کے مگ پہ نظریں جمائے اس کے کانوں میں باز گشت ہوئی تھی۔ مقابل کیوں آنا تھا؟ میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھی اور مشینی انداز میں چلتی، پردوں کو پرے کرتی، ڈور اوپن کر کے ٹیرس پہ چلی آئی تھی۔ شام کا دھندلکا اب سیاہ رات سے گلے ملنے کے لیے بے تاب تھا۔ اس نے گہری سانس بھری اور ذرا سا آگے ہو کر جھک کر لان میں دیکھنے لگی۔ پھر اس کی نظر بڑے گیٹ سے داخل ہوتی گاڑی پہ پڑی۔ گاڑی کے اندر آتے ہی ڈرائیونگ سیٹ پہ براجمان بازل حیدر اپنی گاڑی سے باہر آ چکا تھا۔ چند لمحے مزید سرکے، اب وہ اپنے قریب آئے چوکیدار سے جانے کون سی باتوں میں مصروف ہو چکا تھا۔ مہرو بظاہر اسے دیکھ رہی تھی، لیکن حقیقت میں وہ خیال کے لمحے میں جکڑی ہوئی تھی۔ جب وہ اسے آخری بار الوداع کرنے بلکہ اس ڈرامے کو دی اینڈ کرنے آیا تھا، اس کے لبوں پہ اداس مسکراہٹ آ ٹھہری۔ جب اچانک بازل اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہوا تو وہ بری طرح ڈر کر اچھلی تھی۔ اب اتنی بھی بری شکل نہیں ہے میری، بازل نے مصنوعی ناراضی سے کہا۔ تم اتنی جلدی آ بھی گئے تم تو؟ مہرو نے حیرانگی سے اسے دیکھا اور پھر نیچے دیکھا جہاں وہ کچھ دیر پہلے کھڑا تھا۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے تم مجھے چوری چوری دیکھتی ہو؟ بازل نے معنی خیز انداز میں اپنی آنکھوں کو گھمایا تو مہرو شرمندہ ہو گئی۔ لو، میں تو تمہارا ہی ہوں، چوری چوری کیوں دیکھتی ہو؟ حق سے دیکھو۔ بازل کہتے ہوئے اس کے عین مقابل کھڑا ہوا تو مہرو بے طرح گھبرا گئی۔ نہیں تو وہ ہکلائی تھی۔ اس سے پہلے کہ بازل مزید کچھ کہتا، اس کی بلیک جیکٹ کی اندرونی جیب میں پڑا فون بول اٹھا تھا۔ بازل جی بھر کے بدمزہ ہوا۔ اس کو بھی ابھی بولنا تھا، میں جب بھی تمہارے ساتھ رومانٹک ہونے کی کوشش کرتا ہوں کوئی نہ کوئی انٹری مار دیتا ہے۔ بازل نے منہ بناتے ہوئے اپنا فون نکالا تو مہرو بے اختیار مسکرا دی۔ لو جی، پھپھو کی کال ہے، بازل نے کہتے ہوئے فون آن کر کے اپنے کان سے لگایا۔
महरू इसे बात करता देखकर वापस अपने कमरे में आ चुकी थी। चंद मिनटों के बाद बाज़ल इसके पास चला आया और अपना फ़ोन इसके सिमत बढ़ा दिया। पुप्पो तुमसे बात करना चाहती हैं। इसने इसकी नज़रों के सवाल को समझते हुए इसे बताया था। बादले नाख्वास्ता महरू ने इसके हाथ से फ़ोन थाम लिया। हाल अहवाल पूछने के बाद इसने जी ठीक है आ जाऊंगी कहकर फ़ोन बंद कर दिया। कल मुझे और तुम्हें दावत पे बुला रही हैं। मैंने इनसे कह दिया कि हम आ जाएंगे। कहते हुए महरू ने फ़ोन बाज़ल की सिमत बढ़ा दिया। लेकिन मैंने तो फुप्पो से माजरत कर ली थी। बाज़ल के जैकेट उतारते हुए हाथ रुके। वहीं महरू के चेहरे पर सरासीमगी भरे तासुरात उभरे थे। मैं इन्हें इनकार नहीं कर पाई थी। वह सख्त शर्मिंदगी के बोझ तले अपने सर को झुका गई। उफ़्फ़ो महरू, इसमें इतना शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? हम चले जाएंगे। मैंने पीसी में टेबल रिज़र्व करवाया था, मैं वो कैंसिल करवा देता हूँ। वहाँ हम परसों चले जाएंगे। नए सिरे से प्रोग्राम तरतीब देते हुए बाज़ल इसके पास आ बैठा। महरू का शिद्दत से जी चाहा बाज़ल से कह दे वो अपना प्रोग्राम चेंज ना करे। इसे ज़मुर्रत बेगम से मिलने की ना तो कोई तमन्ना है और ना ही कोई ख्वाहिश है। हम मगर हमेशा की तरह वही सब सोच ही सकी थी, एक भी लफ्ज़ कह नहीं सकी। इसने अपने सर को झटका और अपने मोबाइल में तस्वीरें दिखाते बाज़ल की सिमत मुतवज्जा हो गई थी। मज़ेदार डिनर के बाद हसन साहब माजरत करके अपने एक दोस्त की अयादत करने के लिए जा चुके थे। चाय का दौर चल रहा था जब बाज़ल फ़ोन सुनने के लिए बाहर गया और जब वो वापस कमरे में आने लगा, अध खुले दरवाजे से आती आवाज़ पे वो ठिठक कर रुका। महरू ऊंची आवाज़ में बोल रही थी, मुझे किसी से भी कभी कोई बात नहीं करनी। आपको इसी वक्त इसे मना कर देना चाहिए था, या फिर आप एक बार फिर मेरे साथ कोई ड्रामा क्रिएट करने वाली हैं। दुख की शिद्दत से उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। इससे पहले कि ज़मुर्रत बेगम कुछ बोलती, महरू उनके कदमों में आकर बैठी थी और उनके दोनों पाँव को थाम लिया था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मज़ीद आपकी नफ़रत की भेंट चढ़ूँ। मैं बाज़ल से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती। क्या चाहती हैं मैं वही करूँगी जो आप चाहती हैं। मैं इस प्रॉपर्टी से कोई हिस्सा नहीं लूँगी। मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ आप एक बार फिर सनावर के साथ मिलकर मुझे जलील करने का प्रोग्राम मत बनाएं। वो रो दी थी। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इससे पहले कि ज़मुर्रत बेगम अपनी बात मुकम्मल करती, दरवाजे के बाहर खड़े बाज़ल का फ़ोन बज गया। जहां बाज़ल गड़बड़ाया वहीं कमरे में मौजूद महरू ज़मुर्रत बेगम घबरा कर खड़ी हुई थी। हाँ ठीक है, मैं तुमसे कुछ देर में मिलता हूँ। बाज़ल ने कॉल अटेंड की, फ़ोन को कान से लगाया और अंदर चलाया था। महरू की भीगी पलकों और सुर्ख नाक को यकसर नज़रअंदाज किए वो यूँ अनजान बना हुआ था जैसे इन दोनों की गुफ्तगू सुन नहीं पाया। यार महरू, जल्दी से चलो, मुझे अपने दोस्त से मिलने के लिए जाना है। ठीक है फुप्पो, हम फिर आएंगे। वो उजलत भरे अंदाज में ज़मुर्रत बेगम से मिलकर महरू को अपने अक़ब में आने का इशारा करके पोर्च में खड़ी अपनी गाड़ी की सिमत बढ़ चुका था। चंद मिनट के बाद महरू की गाड़ी में बैठती वो जन से गाड़ी गेट से बाहर निकालकर सड़क पर ला चुका था। घर जाने के बजाय महरू को अपने साथ पार्क में ले आया, जहां सर्दी की शिद्दत की वजह से रश ना होने के बराबर था। महरू कोई भी सवाल किए बिना इस्तरारी अंदाज में इसके पीछे चलती बेंच पर आ बैठी थी। दरख्तों के पत्तों में नन्हे नन्हे जुगनुओं को देखते हुए वो अपनी आंखों में मौजूद जुगनुओं को भुला चुकी थी। कितनी ही देर गुजरी, 10 मिनट, 15 मिनट और फिर 16वां मिनट शुरू हुआ। बाज़ल ने गर्दन घुमाकर अपने से ज़रा फासले पर बैठी महरू को देखा, जो अब अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाई रो रही थी। पहली बार था जब बाज़ल ने इसे रोने से मना नहीं किया था। कितनी ही देर रोने के बाद वह खुद ही खामोश हो गई। बाज़ल अब रुख इसकी जाने मोड़े इसे देखने में मसरूफ़ था। फुप्पो ने ये सब क्यों किया तुम्हारे साथ? बाज़ल ने सवाल किया। वो थक गई थी, बेहद बेतहाशा। वो चाहती थी वो सब कह दे जो आज तक किसी से कह नहीं सकी थी। फिर वो बोलने लगी, मैं 8th स्टैंडर्ड में थी जब मेरी मम्मा अचानक बीमार होकर चंद ही दिनों में हमें रोता छोड़ गई थी। तब आमिर 3 क्लास में था। हमें एक माँ की ज़रूरत थी जो पापा ने ज़मुर्रत बेगम की शक्ल में पूरी कर दी थी। बहुत मोहब्बत करती थी मैं इनसे बाज़ल, बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह। लेकिन उन्होंने, ये तब की बात है जब मैंने एग्ज़ाम्स के बाद पापा के ऑफ़िस को ज्वाइन किया। वहाँ की एमडी मम्मा थी। जल्द ही मैंने सब कुछ सीख लिया। ये बात पापा के लिए तो बाइस से सकून थी, लेकिन मम्मा के लिए बेचैन कर देने वाला कांटा था जो इन्हें अपनी राह में मेरी सूरत मिला था। शौमी किस्मत, इन्हीं दिनों पापा को अंजाइना का अटैक हुआ। मुझे नहीं पता था पापा ने क्या सोचकर अपनी विल तैयार करवाई थी, जिसके मुताबिक आमिर के पैरों पे खड़े होने तक मैं सारी प्रॉपर्टी और शेयर्स की 80% की मालिक थी। ये बात ज़मुर्रत मम्मा के लिए तौहीन थी और अपनी इस तौहीन का बदला लेने के लिए उन्होंने ऑफिस में काम करने वाले सनावर को ख़रीद लिया।
तुम्हें पता है, मुझे गिराने के लिए उन्होंने सनावर को मुंह मांगी कीमत दी और फिर सनावर के ज़रिए मेरी वीडियो बनाई जहां सनावर मेरे दुपट्टे को वो रो पड़ी थी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सनावर के कैबिन में मेरा दुपट्टा इसके पाँव में अटक कर नीचे गिर गया था। इससे पहले कि मैं अपना दुपट्टा उठाती, सनावर ने दुपट्टा उठाकर मेरे कंधे पर रख दिया था। मुझे नहीं पता कैसे एडिट करके इस वीडियो को दूसरा रंग दिया गया और फिर मुझे लूज़ करैक्टर साबित करने के लिए इस वीडियो को पापा तक अजनबी नंबर से पहुंचा दिया गया था। पापा की नज़रों से गिरी, खुद की नज़रों से गिरी। क्यों किया उन्होंने ऐसा बाज़ल? सिर्फ पैसे, प्रॉपर्टी के लिए? एक बार वो मुझे कह देती, मैं पापा को इनकार कर देती, लेकिन इतनी प्लानिंग, और वो अपनी इस प्लानिंग में कामयाब रही थी। वो कामयाब हो गई थी और अब एक बार फिर मुझे बर्बाद कर देना चाहती हैं, तुमसे दूर करना चाहती हैं। तभी वो आज फिर मुझे सनावर से एक बार बात करने का कह रही हैं। क्या तुम मुझे छोड़ दोगे बाज़ल? इसके लहजे और आंखों में खौफ सिमट आया था। बाज़ल जो बेहद खामोशी से मेहरू की बातें सुन रहा था, सर उठाकर सामने लगे पूल की जानिब देखने लगा जिसके गिर्द परवानों की फ़ौज जमा थी। मुझे पता था बाज़ल, मैं इतनी खुशकिस्मत नहीं हूँ कि कोई मेरे साथ ताउम्र रह सके। मैंने बहुत मना किया था, पापा को भी, तुम्हें भी। पता नहीं क्यों किसी ने मेरी बात को सुना क्यों नहीं। आंसू टूट टूट कर आंखों से गिरते रहे। बाज़ल अभी भी खामोश था। लेकिन तुम बहुत अच्छे हो बाज़ल, बहुत अच्छे। मेरी जैसी लड़की तुम्हारे काबिल नहीं थी। जाने क्या सोचकर तुमने मुझसे शादी कर ली। मेरे लिए कौन सी लड़की काबिल और परफेक्ट हो सकती थी? बाज़ल ने अपके पलट कर मेहरू से सवाल किया। पता नहीं, लेकिन मैं बस ये जानती हूँ, मैं तुम्हारे काबिल नहीं थी। वो आहिस्तगी से गोया हुई, संजीदा चेहरे पे आपके मुस्कुराहट ने छप दिखलाई थी। कभी मेरी नज़र से ख़ुद को देखो मेहरू, तो तुम्हें पता चले तुम मेरे लिए क्या हो। तुमसे पहले फिर बाद में मुझे कोई लड़की इतनी अच्छी लगी ही नहीं थी जिससे मैं शादी करने का सोचता। कहते हुए मेहरू के सर्द हाथों को इसने अपने हाथों में भर लिया था। फुप्पो ने जो भी तुम्हारे साथ किया, इन्हें इसका हिसाब देना होगा। फुप्पो शुरू से ही पैसे की रहीं। अंकल से शादी भी उन्होंने शान और शौकत के लिए ही की थी, लेकिन प्लीज़ डोंट माइंड, इसमें गलती अंकल की भी थी। फुप्पो की हर बात पे लब्बैक कहना वो इस तरह फ़र्ज समझते हैं जैसे नौज़ुबिल्ला हुक्म खुदाबंदी हो। लेकिन तो फिक्र मत करो, मैं फुप्पो से ख़ुद बात करूँगा, इन्हें वार्न करूँगा तुमसे दूर रहें। अगर उन्होंने मुझे तुमसे दूर करने की कोशिश भी की तो मैं भूल जाऊँगा कि वो मेरी फुप्पो हैं। बाज़ल की बातें मेहरू को पुरसकून करती ही जा रही थी। इसने तशक्कुर भरी नज़रों से बाज़ल के सिम देखा। मोहब्बत की मेहरबान परी ने मेहरू के दामन को ढेरों मोहब्बतों और मान के साथ भर दिया था और फिर सरशारी से उनके गिर्द महवे रक्स हो गई। नीयत साफ़ हो तो एक बार फिर से इंसान जी उठता है। जैसे मेहरू को बाज़ल के संग यकीन, मोहब्बत, इज़्ज़त और अपनापन मिल गया था। बिनते हव्वा की इससे ज़्यादा की चाह कुछ भी नहीं। अमल के इलाज के लिए इसने सब कुछ बेच डाला, यहाँ तक कि अपना अपार्टमेंट भी। इसे बस उसकी ज़िंदगी चाहिए थी। और फिर ऑपरेशन के लिए जाने से पहले कुछ देर के लिए अमल को होश आया था। इसने हाथ के इशारे से नर्स को अपने करीब बुलाया और ऑक्सीजन मास्क उतारने की दरख्वास्त की। ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। पास खड़ा सनावर बेताबी से इसके करीब आया। बात करनी है। अमल इतनी आहिस्ता बोली कि सनावर को अपना कान इसके करीब ले जाकर सुनना पड़ा था। नर्स ने मास्क उतारा और पीछे हट गई। रोती हुई आलिया बेगम उसके करीब आ गई। खाला, मेरी प्यारी खाला। अमल ने अपना हाथ उठाकर आलिया बेगम की तरफ बढ़ाया जिसे उन्होंने थाम लिया। ठीक हो जाओ मेरी बच्ची, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। आलिया बेगम शिद्दत से रो पड़ी थी। अमल के लबों पर अफसोदा मुस्कुराहट उभरी, फिर मादूम हो गई। इसकी आंखों से आंसू निकलकर कनपटियों से गुजरकर इसके बालों में गुम हो रहे थे। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती थी सनावर, वो मुश्किल से बोली थी। इसके लहजे की हसरतें सनावर जैसे लंबे चौड़े इंसान को रुला रही थी। देखो, हम साथ होकर भी साथ नहीं रह सके। इसकी आह तुम्हें लग गई सनावर? नहीं, बल्कि मुझे लग गई। लेकिन मैंने सोच लिया है, मैं इसकी सांस अटकी थी। मैं अगले जहान में हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। तुम मेरे साथ रहोगे। इसने उम्मीद भरी नज़रों से इसे देखा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा अमल, इस जहान में भी, उस जहान में भी। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैंने बहुत मोहब्बत की है तुमसे सनावर, लेकिन मैं इस मोहब्बत के साथ जी नहीं पाई। ऐसी बातें नहीं करो अमल, प्लीज़। देखना तुम ठीक हो जाओगी, बिल्कुल ठीक। वो रोते हुए इसकी मिन्नत कर रहा था। पीछे हटें। डॉक्टर कार्लस तेज़ी से आगे बढ़े। सनावर और आलिया बेगम को पीछे हटाने लगे। इन्हें मत दूर करें मुझसे। अमल ने सनावर का हाथ थामा। आखिरी बार डॉक्टर, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। इससे बोलना मुश्किल हो रहा था। हाँ हाँ बोलो। डॉक्टर कार्लस उसके करीब हुए।
सनावर से कहें एक अलविदाई बोसा मेरे माथे पर दे दे। मैं इसका लम्स और इसका चेहरा अपनी आंखों में लेकर अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद करना चाहती हूँ। तुम ठीक हो जाओगी, देखना तुम ठीक हो जाओगी अमल। सनावर बेकरारी से उसे गले लगाते हुए रो दिया था। हम हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा। वह बेताबी से इसके माथे पे बोसा दे रहा था। अमल की सांसें उखड़ने लगी थी। डॉक्टर ने मुश्किल से इसे परे हटाया और अमल को इमरजेंसी वार्ड में ले गए। 1 2 3, हाँ बस इन्हें गए 3 मिनट तो हुए थे जब वो लाल बल्ब बंद हुआ था जिस पे सनावर नज़रें जमाए हुए था। वो बल्ब नहीं, शायद सनावर की ज़िंदगी की हर खुशी ख़त्म होने की नवीद सुनाई गई थी। डॉक्टर कार्लस बाहर आ चुके थे। सनावर के अंदर हिम्मत नहीं थी वो खुद से आगे बढ़कर डॉक्टर से कुछ पूछता। मेरी अमल, मेरी बच्ची। आलिया बेगम रोते हुए आगे बढ़ी। सॉरी, गॉड को यही मंजूर था, डॉक्टर ने अफसरदगी से कहा। सनावर को लगा वो वहीं खड़े खड़े मर गया है। आलिया बेगम ये सुनते ही ज़मीन पे गिर चुकी थीं और सनावर इन्हें गिरता हुआ देख रहा था। मकाफात अमल का हिसाब बड़ा ही कड़ा निकला। सनावर ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, बहुत बड़ी। ये कैसी सज़ा इसके लिए तजवीज़ की गई थी। वो नहीं जानता था, वो अकेला इस सज़ा का हकदार नहीं ठहरा था। ज़मुर्रत बेगम को कल शब फालिज का अटैक हुआ था जिसके नतीजे में अपने बेजान निचले धड़ के साथ बिस्तर पर आ चुकी थी। फालिज उनकी ज़ुबान पे भी असरअंदाज हुआ था। अब वो आंखों से इल्तजाएं और माफ़िया मांगती थीं और महरोसा के पास इन्हें माफ़ करने के लिए सिवा दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था। वो इसे बेटी नहीं समझती थी, लेकिन वो तो इन्हें माँ समझती थी। उनकी ये लाचारी और बेबसी वाली ज़िंदगी महरोसा को झुरझुरी लेने पर मजबूर कर देती थी। महरोसा ने सिर्फ इन्हें ही नहीं बल्कि परदेश में मौजूद सनावर को भी इसी रोज़ माफ़ कर दिया था। शायद खुदा को ज़मुर्रत बेगम की रौनक और अकड़ा हुआ लहजा और सनावर अली का लालच पसंद नहीं आया था, तभी तो दोनों इसी दुनिया में मकाफात अमल की चक्की में पिस रहे थे। महरोसा, महरूसा, बाज़ल उसे पुकारता हुआ लाउंज में दाखिल हुआ तो महरू अपने ख्याल से चौंकी। पूरे इत्माद के साथ अपने शौहर और बेटे की सिमत बढ़ गई। खुशियाँ उसकी हमराही थीं। वो मुस्कुराई और फिर मुस्कुराती ही चली गई। इसे यूँ मुस्कुराता देखकर बाज़ल मुस्कुराया और बाज़ल को मुस्कुराता देखकर नन्ना आज़िम खिलखिलाकर हंस पड़ा। इससे ज़्यादा मुकम्मल मंज़र इस कायनात में भला कहाँ हो सकता था। ये नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। फिर आऊँगी किसी खूबसूरत से नावल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।